वो का लगातार 6 सालों तक पीछा किया, यहाँ तक कि अपने प्यार का इजहार करने में भी उसे घंटों सोचना पड़ता था। और तुम्हारी पहली ही पंक्ति थी, मैं शियाओ वू का मंगेतर हूं। इस एक वाक्य ने सीधे डुलुओ कॉन्टिनेंट के थ्योरी मास्टर यू शियाओगांग को सन्न करके खामोश कर दिया। तुम्हारा नाम शू चिंगफेंग है, स्वानमिंग संप्रदाय के युवा मालिक, जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति से संपन्न, 12 साल की उम्र में 33वां स्तर और 12 सालों से गुमनामी में रहने वाले। बाहर निकलते ही तुम्हारी पहली चीज उसे ढूंढना थी। तुम्हें क्या लगा तुम कोई आशिक मिजाज हो? नहीं, उसके शरीर के अंदर मौजूद 10 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का खून ही तुम्हारा असली मकसद था। सन्नाटे के बाद यूशिया ओगांग का दिमाग तेजी से उल्टे सीधे ख्याल बुनने लगा। अगर तांग सांड को पता चला कि शियाओ वू का मंगेतर है, तो उसका तो दिल और हौसला टूट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तांग सांड दुनिया के सामने यह साबित करने का उसका इकलौता मौका है कि वह कोई बेकार इंसान नहीं है। वह किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने देगा। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक कुछ सेकंड देखा और इस नतीजे पर पहुंचा। रंग रूप और रुतबे के मामले में तांग सांड तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता। जब बात जोर जबरदस्ती से न बने, तो प्यार से काम लेना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी सोल पावर किस स्तर की है? नौजवान, इतने ऊंचे सपने मत देखो। क्या तुम्हें पता है शियाओ वो किस लेवल पर है? क्या जानते हो उसका भाई कौन है? छोटे मोटे कस्बों की बचपन की मंगनी का कोई वजूद नहीं होता। शियाओ वो का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसका पीछा छोड़ दो। वह साफ तौर पर तुम्हें कोई बिना आत्मशक्ति, बिना बैकग्राउंड वाला, बस बचपन की मंगनी का ढोल पीटने वाला किसी जमींदार का बेवकूफ बेटा समझ बैठा था। तुम्हारे चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तो बस यहाँ ये एक बात पूछने आया था, इन सब बकवास का क्या मतलब है? यू शियाओ गांग इतने सालों से नोडिंग एकेडमी में टिका हुआ था, लेकिन पहली बार किसी ने उसके मुंह पर ऐसे बेइज्जत किया था। वह हक्का बक्का रह गया और काफी देर बाद बोला, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? नौजवान, इतना घमंड और तेवर अच्छा नहीं होता। अगर एक नौजवान में तेवर और तेज ही ना हो, तो फिर वह नौजवान ही किस काम का? तुम सीधे उसके सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारी 1.9 मीटर की लंबाई के आगे वह तुमसे पूरा एक सिर छोटा लग रहा था और तुम ऊंचाई से उसे घूर रहे थे। यूं शियाओ गांग अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। तुमने हंसते हुए चुटकी ली, डरपोक कहीं का, मैंने तो अभी हाथ भी नहीं उठाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुम्हारी तरफ उंगली उठाए खड़ा रहा, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगर अब एक शब्द भी और बड़बड़ाया, तो यकीन मान मैं तुझे यहीं धुन दूंगा। तुमने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और यू शियाओगांग ने सीधे डर के मारे अपना सिर दोनों हाथों से ढक लिया। पास ही खड़ा डीन मोहेन अपना सिर झुकाए खड़ा था और उसके कंधे हंसी रोकने की कोशिश में थरथरा रहे थे। किसने सोचा होगा कि इस एकेडमी में खुद को ज्ञानी और महान समझने वाला इंसान एक नौजवान से इस कदर डर जाएगा? छी, कोई मजा ही नहीं आया। जब तुम्हें यह साफ पता चल गया कि शियाओ वो 3 दिन पहले तांग सांड के साथ निकल चुकी है, तो तुमने उस पर और वक्त जाया करना बेकार समझा और मुड़कर जाने लगे। तुम्हारे पीछे से यू शियाओ गांग की कांपती हुई आवाज आई, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे अपना नाम बताने की? शू चिंग फेंग, तुमने बिना पीछे मुड़े कहा। नोडिंग शहर छोड़ते ही तुम सीधे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ गए। हिसाब लगाया जाए तो जब तक तुम सोटो शहर पहुंचते तब तक श्रेक के वे लोग जंगल में दाखिल हो चुके होते। इसलिए सोटो शहर जाने के बजाय सीधे स्टारडो के छोटे से कस्बे में उनका इंतजार करना बेहतर था। 3 दिन बाद तुम कस्बे में पहुंचे। बाजार में भाड़े के योद्धा अस्थायी टीमें बना रहे थे। शाम का समय होने को था। तुमने मूल कहानी की यादों के सहारे अहाते वाली एक छोटी सराय स्लैश होटल ढूंढ निकाली। जैसे ही तुमने आंगन में कदम रखा, आत्मा शक्ति की लहरें और तालियों की गड़गड़ाहट तुम्हारे मुंह पर आ लगी। आंगन के बीचों बीच गहरे हरे रंग के कवच से ढका सोल किंग, ये झिकियो अकेला ही 7 लोगों का मुकाबला कर रहा था। उसके सामने तुम्हारी ही उम्र के 7 लड़के लड़कियां खड़े थे। मिल गए। तुमने बिना सोचे समझे सीधे आगे कदम नहीं बढ़ाया। तुमने अपनी आत्मा शक्ति को केंद्रित किया और सीधे आवाज को उसकी दिशा में भेजा। आवाज पूरी सटीकता से सीधे उसके कानों में पहुंची। अंकल, ये झिकियो का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सोल वॉयस ट्रांसमिशन, ये तो केवल उच्च स्तर के आत्मा गुरु ही कर सकते हैं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जल्द ही भीड़ के बाहरी घेरे में तुम्हें पहचान लिया। युवा मालिक, आप यहां कैसे? अंकल, ये कहानी लंबी है। ढिंढोरा मत पीटो। पहले मेरे साथ एक नाटक में काम करो। ये झिकियों की आंखों में समझदारी की चमक आ गई। जी, बेफिक्र रहिए युवा मालिक। अगले ही पल पानी की भयंकर लहरें उबल पड़ी और तूफानी आत्मा शक्ति का सैलाब सा आ गया। सबसे आगे हमला कर रही जुकू जूचिंग और शियाओ वो पलक झपकते ही हवा में उछलकर दूर जा फेंकी गई। जूचिंग, शियाओ वो, दईमुबाई और तांग सांड की आंखें गुस्से से फटने को हो गईं, लेकिन वे बेबस होकर सिर्फ देखते रह गए। एक सोल किंग का दबाव ऐसा था जिसे वे लेवल 30 के सोल ग्रैंड मास्टर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ठीक उसी पल जब वे दोनों लड़कियां जमीन पर गिरने ही वाली थीं, तुम किसी परछाई या भूत की तरह तेजी से लपके। एक हाथ से तुमने जो झूचिंग को संभाल लिया और दूसरे हाथ से शियाओ वू को मजबूती से थाम लिया। दोनों को थामकर तुम बड़ी नजाकत से जमीन पर उतर आए। जो झूचिंग का शरीर तुरंत ही कस गया और वह अनजाने में ही छूटने की कोशिश करने लगी। तुमने बिना कोई बेवजह नाटक किए सहूलियत से अपना हाथ हटा लिया। उसे बचाना तो बस यूं ही चलते चलते हो गया था। तुम्हारा असली मकसद तो हमेशा से शियाओ वू ही थी। लेकिन शियाओ वू ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, उसने देखा कि तुम्हारी बाहों ने उसे बहुत कसकर जकड़ रखा है। उसके गुलाबी गाल गुस्से और शर्म से लाल हो गए। तुम कौन हो यार? जल्दी छोड़ो मुझे। तांग सान दांत पीसते हुए आगे बढ़ा। शियाओ वू को तुरंत छोड़ो। तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तो नहीं छोड़ रहा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तांग सांड की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बेशर्म इंसान देखा था। शियाओ वो पूरी तरह अवाक रह गई। अरे ओ डीठ परवर्ट, जल्दी हाथ हटाओ। तुमने अचानक अपनी मुस्कान समेट ली और गंभीर होने का नाटक करते हुए एक ठंडी सांस भरी। शियाओ वू,
अपने ही मंगेतर को ढीठ और बदमाश कहना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? शियाओ के सिर पर लगे खरगोश वाले कान पल भर में ढीले होकर नीचे गिर गए। उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए। "ख, क्या मंगेतर?" सिर्फ वही नहीं, दूर खड़े श्रेक सेवन डेविल्स के सारे सदस्य पत्थर के पुतले बन गए। क्या शियाओ का कोई मंगेतर भी है? तुमने बाकी लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम थोड़ा झुककर उसके कान के पास आए और इतनी धीमी आवाज में बोले जो सिर्फ तुम दोनों को सुनाई दे। शियाओ, सालों पहले जब तुम्हारी माँ इंसान का रूप ढालकर इंसानी दुनिया की सैर पर निकली थी, तब मेरी माँ से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि उन्होंने हमारी बचपन की मंगनी तय कर दी थी। तुम थोड़ा रुके और तुम्हारी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। तुम भी नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारी स्वर्गीय माँ की आत्मा को शांति ना मिले? शियाओ वो पल भर के लिए एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी माँ वाकई इंसानी दुनिया में गई थी, ये बात सच थी। लेकिन उन्होंने कोई सगाई तय की थी या नहीं, इस बारे में उसे सच में कुछ नहीं पता था। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस इंसान को यह कैसे पता कि उसकी माँ एक सोल बीस्ट थी जिसने इंसान का रूप लिया था। इस राजस के बारे में तो स्प्रिट हॉल के कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं थी। रुको जरा, क्या यह सोल हॉल से है? उसकी आंखें चमक उठीं और वह बेहद सतर्क होकर तुम्हें घूरने लगी। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि जो कह रहे हो वह सच है? तुम्हारे होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। तुमने आवाज को और धीमा किया। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे दो छोटे भाई हैं, एक का नाम द मिंग है, जो 10 लाख साल पुराना अजूर बुलपायथन है, और दूसरे का नाम एयर मिंग है, जो 10 लाख साल पुराना टाइटन जाइंट ऐप है। क्यों, इतना सबूत काफी है? शियाओ वू का दिल जोर से धड़क उठा। द मिंग और एयर मिंग नाम खुद उसने रखे थे। उसकी माँ और उन दोनों के अलावा यह नाम दुनिया में तीसरे किसी शख्स को नहीं पता थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और सीधे तुम्हारी आंखों में देखा। उसकी आंखों से शक धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी हैरानी और असमंजस ले रही थी। क्या तुम वाकई मेरे मंगेतर हो? तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए अपनी पलकें झपकाईं और पूरे विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल, एकदम असली और खरा। अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम शू चिंगफिंग है। तुम उसके बेहद करीब थे, यहां तक कि शेयाओ वो तुम्हारे सीने की गर्माहट भी साफ महसूस कर सकती थी। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरे मंगेतर हो भी, तब भी तुम मुझे इस तरह हमेशा के लिए तो पकड़ कर नहीं रख सकते ना? तुमने अपनी भौहें उचकाईं और हाथ छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। क्यों? मैं तुम्हारे लिए हजारों मील का सफर तय करके, इतनी भाग-दौड़ करके ढूंढते हुए यहां आया हूं। क्या मंगेतर को एक बार गले लगाने का हक भी नहीं है? तुम्हारी आवाज में बेबाक, जिद्दीपन और हक जताने वाला अंदाज देखकर शियाओ वो पल भर के लिए निरुत्तर हो गई। उसने बहस करने के लिए मुंह खोला, पर उसे कोई बहाना ही नहीं सूझा। उसकी तेज धड़कनें अजीब तरीके से धीरे-धीरे शांत होने लगीं। उसने अब छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया था और चुपके से अपनी पलकें झुका लीं। आंगन में ढलती हुई चांद की दूधिया रोशनी में वह तुम्हारे एकदम पास मौजूद चेहरे को बड़े गौर से निहारने लगी। तुम्हारे डार्क गोल्डन गहरे सुनहरे बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। नैन नक्शा एकदम तराशा हुआ और सुडौल था। ऊंची और सीधी नाक थी और होंठों के कोने पर कुदरती तौर पर एक शरारती सी मुस्कान तैर रही थी। तुम्हारी गहरी काली आंखें किसी गहरे ताल की तरह थीं, जो चांदनी में हल्की सी चमक रही थीं। वह साधारण दिखने वाले तांग सांड जैसी नहीं थी और न ही ओस्कर की उस नजाकत भरी सुंदरता जैसी थी। तुम्हारी खूबसूरती में एक सूरज जैसी चमक और एक अलग ही सम्मोहन था, ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें ना हटा सके। श्याओ वू को लगा जैसे उसके गाल जल रहे हों। वह गर्माहट चुपचाप फैलती हुई उसके कानों तक जा पहुंची, यहां तक कि उसकी गर्दन भी हल्की गुलाबी पड़ गई। यह इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ खड़े श्रेक सेवन डेविल्स के बाकी सदस्य हैरानी के मारे अपनी आंखें फाड़े सब के सब एक साथ स्तब्ध रह गए थे। सब तरफ सन्नाटा छा गया। शियाओ वू का सच में कोई मंगेतर है? और तो और ये मंगेतर इतना हैंडसम कैसे है? सबसे बड़ा झटका निंग रोंगरोंग को लगा। वह मन ही मन शियाओ वू से थोड़ा जलती थी कि उसके पास तांग सान जैसा सांगे बड़ा भाई है, जो उसके लिए जान तक दे सकता है और हर चीज में उसे आगे रखता है। उसने तो चुपके से यह भी सोच लिया था कि तांग सान शायद शियाओ वू का प्रेमी ही है। दूसरी तरफ जुजूचिंग ने अनजाने में ही तुम्हारी तुलना दई मुबाई से करनी शुरू कर दी। दोनों की ही बचपन में मंगनी हुई थी, पर एक तुम थे जो स्टार डॉ जंगल का खतरा सुनकर हजारों मील दूर से दौड़े चले आए, पूरी महफिल के सामने अपनी मंगेतर को एक सोल किंग के हाथों से बचाया और चेहरे पर जरा भी शिकन न लाते हुए कमाल का रुतबा दिखाया। और दूसरा दई मुबाई था, जो सालों पहले बिना बताए भाग गया था, उसे अकेले पूरे परिवार का दबाव सहने के लिए छोड़ दिया और खुद बाहर रंगरलियां मनाता रहा, दो दो लड़कियों को बाहों में लिए घूमता रहा। झू झू चिंग की आंखें हल्की सी नम हो गईं और उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट और जलन घुल गई। ओस्कर और मां होंगजुन काफी शांत थे। उनका शियाओ वू पर कोई दिल तो था नहीं, उन्हें तो बस ये ड्रामा बड़ा मसालेदार लग रहा था। दोनों चुपचाप तमाशा देख रहे थे और मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पर इस पूरी जगह में जिस इंसान के लिए टिकना सबसे मुश्किल हो रहा था, वह बिना किसी शक के तांगसाण था। वह अपनी जगह पर खड़ा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, वह सांड की तरह हाँफ रहा था और उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थीं कि उंगलियां अकड़ गई थीं। उसके सीने पर जैसे कोई भारी चट्टान रख दी गई हो, उसका दम घुट रहा था। वह विरोध करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, आगे बढ़कर शियाओ को खींचकर अपने पास लाना चाहता था, लेकिन किस हक से? सामने वाला तो नाम और नियम के साथ मंगेतर था और वह तो सिर्फ एक माना हुआ भाई। दिल में चाहे जितनी टीस और जलन हो, इस वक्त उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। दई मुबाई ने एक ठंडी सांस भरी, आगे बढ़ा और तांग सांड के कंधे को जोर से थपथपाया। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी सांत्वना बेकार ही साबित होती। तुम्हारे होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम जानबूझकर तांग सांड के बगल में आकर खड़े हो गए और जोर से हंसते हुए बेहद एहसानमंद लहजे में बोले, तांग भाई,
मेरी शियाओ वू का इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बेफिक्र रहो, इस एहसान को मैं शू चिंग फेंग कभी नहीं भूलूंगा। और अपने मन में तुमने जोड़ा, और तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हारा 8 मकड़ी कांटों वाला बाहरी आत्मा कंकाल मैं खुशी खुशी अपने नाम करता हूं। ये सुनकर शियाओ वू शर्म से लाल हो गई और उसने तुम्हें घूरते हुए डांटा, कौन कौन तुम्हारी शियाओ वू है? तांग सांड वहीं खड़ा खड़ा तुम दोनों को दुनिया से बेखबर आपस में प्यार भरी नोक-झोंक करते देख रहा था। उसके सीने में तूफान उठ रहा था, लगा जैसे अभी मुंह से खून का घूंट बाहर आ गिरेगा। ठीक उसी पल आंगन के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और झाओ वूजी का विशाल और चौड़ा शरीर बाहर आया। उसने इकट्ठा हुए लोगों पर एक नजर डाली और त्योरियां चढ़ाकर बोला, तुम लोग इतनी रात को सोने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? दई मुबाई तुरंत आगे बढ़ा और ये झिकियों की तरफ इशारा करते हुए संक्षेप में पूरी बात बता दी। जाओ। वूजी ने पूरी बात सुनने के बाद 2 बार व्यंग्य से हंसा और उसकी नजरें सीधे ये झिकियों पर टिक गईं। अच्छा, तो तुमने ही मेरे स्टूडेंट को मारा है? ये जिक्यू ने शांत भाव से जवाब दिया। आपके स्टूडेंट्स ने पहले हमारे कांगहुई एकेडमी का अपमान किया था और हमला भी पहले उन्हीं लोगों ने शुरू किया था। तो क्या हुआ? आत्मा गुरुओं की दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती है। झाओ वुजी ने बिना किसी परवाह के हंसते हुए चुटकी ली। कांगहुई एकेडमी एक घटिया एकेडमी है जो तुम जैसे घटिया टीचर और तुम जैसे घटिया स्टूडेंट्स के बिल्कुल लायक है। इसमें गलत क्या कहा? ये जिक्यू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह दहाड़ा, तुम लोग हद से ज्यादा बदतमीज हो। आज तो मैं तुम लोगों को मजा चखाकर ही रहूंगा। माहौल एकदम गर्म हो गया और दोनों पक्ष भिड़ने ही वाले थे कि तुम्हारी साफ और बुलंद आवाज गूंज उठी। रुको। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और झाओ वूजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इमवेबल माउंटेन किंग झाओ वूजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में तुम्हें कोई सबक सिखाने वाला नहीं है? हमारे सुवानमिंग संप्रदाय के लोगों का अपमान तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तुम्हारे मुंह से अपना मशहूर खिताब सुनकर झाओ वूजी पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर जैसे कोई मजाक सुन लिया हो, हंसते हुए बोला, सुवानमिंग संप्रदाय? यह किस खेत की मूली का नाम है? मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं सुना। मां होंगजुन और ओस्कर तुरंत दई मुबाई के पास आ दुबके और दबी आवाज में पूछा, बॉस दई, क्या तुम्हें पता है कि यह सुवानमिंग संप्रदाय क्या है? तांग सान और जू जूचिंग ने भी उत्सुकता से दई मुबाई की तरफ देखा। दई मुबाई के चेहरे पर अजीब सा अनाड़ीपन आ गया। उसने झेंपते हुए खांसा, मैंने भी कभी इसका नाम नहीं सुना। सबके बीच सिर्फ निंग रोंगरोंग ही ऐसी थी जो सिर झुकाए कुछ गहराई से सोच रही थी। स्वानमिंग संप्रदाय, स्वानमिंग संप्रदाय, लग रहा है जैसे यह नाम कहीं सुना है पर याद नहीं आ रहा। अचानक उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और हैरान होकर चिल्लाई, मुझे याद आ गया। तुम्हारा स्वानमिंग संप्रदाय क्या वही गुमनाम और छिपा हुआ खानदान है जिसके पास दुनिया का सबसे पहला डिफेंसिव मार्शल सोल स्वानमिंग कछुआ है? मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुना था कि अगर स्वानमिंग संप्रदाय के मार्शल सोल की विरासत में कोई दिक्कत ना आई होती तो दुनिया का नंबर 1 बीस्ट मार्शल सोल कभी ब्लू लाइट टायरेंट ड्रैगन को नहीं मिलता। तुमने धीरे से सिर हिलाया और तुम्हारी आवाज में थोड़ी शरारत और ताना था। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि तुम जैसे अज्ञानी और कमजोर सोच वाले लोगों के बीच कम से कम एक तो समझदार और ज्ञानी इंसान निकली। तुम्हारी इस तारीफ से निंग रोंगरोंग के दिल में एक अनजानी सी खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई। निंग रोंगरोंग का इतना बड़ा रिएक्शन देखकर दईमुबाई और मां होंगजुन ने एक दूसरे को देखा और दोनों का दिल एक पल के लिए बैठ गया। गड़बड़ हो गई। ऐसा लगता है कि इस बार हमने किसी बहुत भारी चट्टान ताकत पर पैर मार दिया है। झाओ वुजी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इन बच्चों ने जिस इंसान से पंगा लिया है वह ऐसा प्राचीन और छिपा हुआ संप्रदाय होगा जिसकी चर्चा 7 ट्रेजर ग्लेड्स एक्ट की छोटी राजकुमारी भी इतने आदर से कर रही है। उसने तुरंत अपना अकड़ू और गुस्सैल रवैया समेटा, मुंह पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और बात को रफा दफा करने के लिए मीठी मीठी बातें बनाने लगा। लेकिन तुम इस झांसे में आने वाले नहीं थे। हमारे सुवानमिंग संप्रदाय का अपमान करने के बाद तुम मामला इतनी आसानी से रफा दफा करना चाहते हो। ऐसी सस्ती छूट कहां मिलती है? तुमने ठंडे लहजे में कहा, अंकल, ये भले ही हमारे संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य हों पर वे कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं जिन्हें कोई भी आकर कुचल जाए। जैसी कि कहावत है, कुत्ते को मारने से पहले मालिक का मुंह देखना पड़ता है। जाओ टीचर, ये सीधा सा नियम तुम्हें तो समझ में आता ही होगा। ये देखकर कि तुम उसे जरा भी भाव नहीं दे रहे हो, जाओ वूजी का चेहरा भी उतर गया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी नजरें घूमी। जिन लोगों ने अभी मेरे अंकल ये पर हमला किया था वे मेरे साथ एक मुकाबला करेंगे। अगर वे हार गए तो उन्हें सबके सामने मेरे अंकल ये से माफी मांगनी होगी और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ये जिकियो की आंखें भर आईं और उसके दिल में ऐसा एहसान उमड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि युवा मालिक उस जैसे एक मामूली और बाहरी शिष्य के लिए इस हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ झाओ वुजी ने जब यह सुना तो उसके मन में लड्डू फूट गए। भले ही तुम किसी बड़े और छिपे हुए संप्रदाय के जीनियस हो पर क्या तुम अकेले सातों को हरा पाओगे? श्रेक 7 डेविल्स का हर एक सदस्य एक राक्षस था जिसे बाहर की दुनिया में रख दो तो वह महाप्रतिभाशाली माना जाता। उसने तुरंत दई मुबाई और बाकी लोगों की तरफ इशारा किया और दबी आवाज में हिदायत दी, थोड़ा हाथ संभाल कर लड़ना, कहीं सच में इसकी हड्डियां मत तोड़ देना। दई मुबाई ने बड़े आत्मविश्वास से अपना सीना ठोकते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए जाओ टीचर, हम अपना हाथ संभालना जानते हैं। मां होंगजुन के मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मोटे दादा के दिन इतने अच्छे आएंगे कि किसी बड़े खानदान के साहबजादे की सरेआम पिटाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन ठीक उसी समय जू जोचिंग चुपचाप अपनी टीम से बाहर निकल आई। वह सीधे ये जिकियो के सामने गई और उसने झुककर पूरी गंभीरता से माफी मांगी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। जोचिंग, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? झुकू झूचिंग मुड़ी और शांत आवाज में बोली, उन्होंने अभी मेरी जान बचाई थी, मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लूंगी। ये देखकर निंग रोंगरोंग ने हंसते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया, झूचिंग, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगी। वह तो वैसे भी पहले हुए हमले में शामिल नहीं थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शियाओ वो भी आखिरकार होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वह तो बेवजह ही इस झगड़े में घसीट ली गई थी।
उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने दबी आवाज में कहा, अंकल, ये मुझे अफसोस है, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। ये जिकियों के चेहरे के कड़े भाव ढीले पड़ गए। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और बड़प्पन दिखाते हुए उन लड़कियों को माफ कर दिया। आखिरकार उसके साथ बदतमीजी करने वाले ये लड़कियां नहीं थीं, बल्कि उनका अपमान करने वाले दई मुबाई और मां होंगजुन थे। पलक झपकते ही 7 लोगों की मजबूत टीम में से 3 अहम सदस्य हट गए। झाओ वूजी का चेहरा ऐंठ कर रह गया। तुमने अपनी बांहों में थमी हुई शियाओ वू की तरफ नीचे देखा और प्यार से उसके सिर के बालों को सहलाते हुए कहा, शियाओ वू, तुम यहाँ मेरा थोड़ा सा इंतजार करो। शियाओ वू कुछ कहना चाहती थी, उसकी नजरें तुम्हारे और तांग सांड के बीच घूम रही थीं। आखिरकार उसने जैसे कोई फैसला कर लिया। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर तुम्हारी आस्तीन पकड़ी और तुम्हें थोड़ा अपने करीब खींचा। शू चिंगफेंग, जरा रुको। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें एक अनजाना सा डर छिपा था। तुम संभल कर रहना, तांग सांड की ड्रैगन बियर्ड नीडल्स से। इतना कहकर वह अपने पंजों के बल उचकी और तुम्हारे कान के पास आकर तांग सांड के छिपे हुए हथियारों और उसके उन सारे राजदार पत्तों का कच्चा चिट्ठा एक एक करके तुम्हें बता दिया। भले ही तांग सांड नाम के लिए उसका माना हुआ भाई था और अपने भाई के राज खोलना उसे अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तुम उसकी मां के तय किए हुए असली मंगेतर थे, उसकी मां की आखिरी इच्छा का हिस्सा थे। और तो और तुम उसे ढूंढने के लिए हजारों मील का भयानक सफर तय करके आए थे। तांग सांड के मुकाबले उसका झुकाव आखिरकार अपनी जिंदगी में अचानक और हक से आ धमके इस मंगेतर की तरफ ही ज्यादा था। तुमने अपने चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आने दिया, पर तुम्हारे दिल में तो बांछें खिल गई थीं। कौन कहता है कि शियाओ वू का प्यार में पागल होना बुरा है? ऐसा प्यार में अंधा होना तो कमाल की बात है। तुमने प्यार से उसके गाल को चुटकी में दबाया और दबी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेफिक्र रहो। तांग सांड तुम दोनों के इस करीबी अंदाज को घूर घूर कर देख रहा था। उसके हाथ के जोड़ गुस्से से सफेद पड़ चुके थे। बेइंतहा गुस्सा उसके सीने से बाहर उबलने को था, लेकिन चेहरे पर वह अभी भी एक भोले भाले सीधे इंसान का नाटक बनाए हुए था। यहां तक कि उसने दई मुबाई की तरफ देखते हुए जबरदस्ती खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। चूंकि यह शियाओ वू का मंगेतर है, तो उसका भाई होने के नाते मुझे इसकी परीक्षा तो लेनी ही होगी। वह थोड़ा रुका। उसकी आंखों में एक खौफनाक और जहरीली चमक आई। जब मुकाबला शुरू हो तो हाथ बिल्कुल मत रोकना। दई मुबाई, मा होंगजुन और ओस्कर तीनों ने एक साथ तांग सांड की तरफ देखा। उस दिन तांग सांड के छिपे हथियारों के हमले को याद करके उनकी आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान आम दिनों में इतना सीधा साधा और खामोश दिखता है, वह अंदर से इतना बदला लेने वाला होगा। सबने अपने मन में एक गांठ बांध ली। भविष्य में चाहे किसी से भी दुश्मनी हो जाए, पर तांग सांड से पंगा कभी नहीं लेना। खुली गोली से तो बच सकते हैं, पर छिपे हुए तीर से बचना नामुमकिन है। सब लोग आंगन के बीचों बीच खाली जगह में आ खड़े हुए। माहौल ऐसा था कि कभी भी जंग छिड़ सकती थी। तुमने शियाओ वू को छोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। तुम्हारे शरीर के चारों तरफ आत्मा शक्ति का सैलाब सा उबल पड़ा और 3 सोल रिंग्स धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के चारों ओर उठने लगे। जैसे ही बैंगनी बैंगनी और काली यानी 2000 साल पुराने और एक 10,000 साल पुराने प्रकाश के छल्ले चमके, पूरा आंगन किसी श्मशान की तरह सन्न और खामोश हो गया। दई मुबाई का चेहरा हैरानी से फटा का फटा रह गया। ये कैसे हो सकता है? 2000 साल पुराने आत्मा छल्ले, आखिर यह चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ? तांग सांड की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में थ्योरी मास्टर यू शियाओगांग के नियम बार बार गूंजने लगे। यह नामुमकिन है। मास्टर ने साफ साफ कहा था कि एक ग्रैंड मास्टर के दूसरे आत्मा छल्ले की अधिकतम सीमा सिर्फ 800 साल के आसपास ही हो सकती है। मां होंगजुन ने घबराहट में थूक निकला और जबरदस्ती खुद को तसल्ली देते हुए बोला, यह जरूर कोई छलावा या नजर का धोखा होगा। उसके इतना कहते ही बाकी लोगों ने तुरंत इस बात पर सहमति जता दी, मानो इस कुदरत के नियम को तोड़ डालने वाले मंजर को समझाने का उनके पास यही एक इकलौता रास्ता बचा हो। तुमने एक बेपरवाह मुस्कान बिखेरी, जिसमें साफ तौर पर ताना छुपा था। यह नजर का धोखा है या सच, ये तुम्हें अभी कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। बात खत्म होते ही तुम धीरे से दहाड़े, स्वान विंग कछुआ प्रकट हो। धमाका। एक बेहद विशाल डार्क गोल्डन गहरी सुनहरी आत्मा शक्ति का बवंडर फटा। तुम्हारे पैरों के नीचे पहला आत्मा छल्ले एक साथ चमक उठा। आम स्वानविंग कछुए की तरह पीठ पर कछुए का खोल उगने के बजाय तुम्हारी त्वचा पर एक के बाद एक गहरे सुनहरी रंग की ड्रैगन स्केल, ड्रैगन की खाल की छालियां वाली कवच की परतें हवा में उभर आईं। वे पूरे शरीर पर एक दूसरे से जुड़ती चली गईं और आखिरकार एक बेहद सुडौल, शक्तिशाली और चमकदार डार्क गोल्डन आर्मर में बदल गईं। उस कवच पर प्राचीन और रहस्यमयी नक्काशीदार रेखाएं धीरे धीरे तैर रही थीं, जो चांदनी में एक ठंडी धात्विक चमक बिखेर रही थीं। ये तुमने अपने मार्शल सोल के जागने के बाद किया था। कछुए का खोल बहुत बदसूरत लगता था, इसलिए तुम अपने पिता से जिद करके उत्तरी सीमा तक गए थे और दुर्लभ फ्रॉस्ट आर्मर्ड बीस्ट को मारकर अपना पहला सोल स्किल हासिल किया था, स्वानविंग आर्मर, जो ताकत को 120% और डिफेंस रक्षा क्षमता को 150% बढ़ा देता है। शियाओ वू के गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए। कवच पहनने के बाद तो यह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। निंग रोंगरोंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे तो शियाओ वू से कितनी जलन हो रही है। यहां तक कि जो झूचिंग भी उस मजबूत पीठ को देखकर पल भर के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठी। तांग सान ने ठंडे लहजे में डांटा, मुबाई, होंगजुन, हमला करो। दई मुबाई और मां होंगजुन पहले तो एक एक करके तुम्हें आजमाना चाहते थे, लेकिन तुमने उन सबको अपनी तरफ आने का इशारा किया। मेरे पास वक्त कम है, तुम सब एक साथ आओ। दई मुबाई ऐसी उकसाहट कहां बर्दाश्त करने वाला था। वह सबसे आगे बढ़कर दहाड़ा, व्हाइट टाइगर मार्शल सोल। उसके शरीर पर उभरा 2 पीले और 1 बैंगनी 3 आत्मा छल्ले जगमगा उठे और उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए सीधे तुम्हारे चेहरे की तरफ लपके। लड़के, ज्यादा हवा में मत उड़। मां होंगजुन बगल से घूमकर आया। आग के एक जोरदार धमाके के साथ वह ईविल फायर फिनिक्स में बदला और उसकी बेहद गर्म फिनिक्स फायरलाइन मुंह से बाहर निकली।
तांग सान ने अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को आजाद किया। पहला आत्मा कौशल, ब्लू सिल्वर वाइन बाइंडिंग। ऑस्कर तेजी से पीछे हट गया और उसकी दो रिकवरी बिग सॉसेज वे हाथ में आ चुके थे और वह किसी भी वक्त मदद के लिए तैयार था। तीनों तरफ से हुए इस जबरदस्त घेराबंदी वाले हमले के सामने तुम आधा कदम भी पीछे नहीं हटे। तुमने दई मुबाई के उस खतरनाक शेर के पंजे का वार सीधे अपने ऊपर झेला। तुम्हारे चेहरे का रंग जरा भी नहीं बदला, यहां तक कि तुम्हारे आर्मर की ऊपरी परत पर एक खरोंच तक नहीं आई। तुमने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों भाई, खाना नहीं खाया था क्या? मारने में जरा भी ताकत नहीं है क्या? ये कैसे मुमकिन है? दई मुबाई ने हैरान होकर अपनी आंखें मटकाई। उसका चेहरा फक पड़ गया। फाइट टाइगर की ताकत से किए गए इस पूरे जोरदार वार को तो लेवल 30 का ब्लू स्टार टायरेंट ड्रैगन का आत्मा गुरु भी बिना किसी नुकसान के झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चलो अब मेरी बारी है। तुम हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारे शरीर पर लिपटी ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें चुटकियों में टूटकर बिखर गईं। तुमने आधा कदम साइड में बढ़ाया और एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। दई मुबाई को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पेट में समंदर की तूफानी लहरों जैसा दर्द उठा। धमाका! एक भारी आवाज गूंजी। उसके पेट के सारे अंदरूनी अंग जैसे हिलकर रह गए। वह धनुष की तरह मुड़ता हुआ हवा में उछला और दूर आंगन में बने कुएं से जाकर टकराया। उसकी नाक से खून की धार बह निकली और उसके खूबसूरत बाल किसी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखर गए। ठीक उसी समय मां होंगजुन की फीनिक्स फायरलाइन तुम्हारे पीछे पहुंच चुकी थी। तुमने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस बाएं हाथ को हवा में यूं ही लहराया। स्वानमिंग पाम। हवा में मौजूद नमी पल भर में जम गई और पानी की एक विशाल हथेली हवा में प्रकट हुई। जैसे ही वह आग से टकराई, उसमें से जमी हुई बर्फीली हवा निकली, जिसने उस आग को पल भर में बुझा दिया। मेरी फीनिक्स की आग बुझ गई। मां होंगजुन का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वह सदमे से बाहर आ पाता, तुम्हारी परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। तुमने एक जोरदार लात घुमाकर मारी। रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में सिर्फ एक परछाई दिखाई दी। मां होंगजुन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वह हवा में एक अजीब सा चक्कर काटता हुआ दूर जा गिरा। उसने दोनों हाथों से अपने निचले हिस्से को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया और वह दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगा। तुमने ऑस्कर की तरफ देखा, जो अपनी रिकवरी सॉसेज फेंकने ही वाला था। तुमने हाथ लहराया और पानी का एक बहाव रस्सी की तरह बनकर उसके टखने में जा लिपटा। तांग सांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके मन में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। वह समझ गया था कि आमने सामने की शारीरिक लड़ाई में वह तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। बिना एक पल की देरी किए उसने अपने दाहिने हाथ की कलाई को घुमाया और 3 ड्रैगन बियर्ड नीडल्स हल्की सुनहरी चमक के साथ त्रिभुज के आकार में सीधे तुम्हारी गर्दन और सीने के मुख्य हिस्सों की तरफ सनसनाती हुई निकली। ड्रैगन बियर्ड नीडल्स, हाँ, तुम तो जैसे इस हमले का इंतजार ही कर रहे थे। तुमने नीचे झुककर बाल जितनी पतली उन सुइयों को देखा और तुम्हारे होंठों पर एक गहरी शरारती मुस्कान आ गई। बस इतना ही। तुमने बचने का आधा कदम भी नहीं उठाया और उन तीनों सुइयों को सीधे अपने सीने पर टकराने दिया। टिंग टिंग टिंग। दांतों को किचकिचा देने वाली धातु की टकराने की आवाज गूंजी। वह ड्रैगन बियर्ड नीडल्स, जो किसी धातु को भी भेद सकती थीं, तुम्हारे डार्क गोल्डन स्वार्मिंग आर्मर पर ऐसे टकराईं जैसे किसी 10,000 साल पुरानी लोहे की चट्टान पर जा लगी हों। वे तुरंत टकराकर दूर छिटक गईं, यहां तक कि तुम्हारे आर्मर पर एक सफेद खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? तांग सांड के मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसकी ड्रैगन बियर्ड नीडल्स तो किसी सोल संत की ढाल को भी चीर सकती थीं। तुम्हें इस पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। ड्रैगन बियर्ड नीडल्स आत्मा शक्ति की ढाल के खिलाफ तो काम करती हैं, लेकिन तुम्हारा स्वार्मिंग आर्मर एक ठोस भौतिक कवच था। चाहे सुई की वेधकता कितनी भी तेज क्यों ना हो, इस पर सब बेअसर था। तांगसान, ये घटिया और गिरे हुए छोटे मोटे रास्ते, तुम चाहे इन्हें कितने भी ऊंचे मुकाम तक क्यों ना पहुंचा लो, ये कभी असली अखाड़े के काबिल नहीं हो सकते। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारा बड़ा हाथ लोहे की शंडासी की तरह तांग सांड की कलाई पर जा कसा, जिससे वह दूसरा छिपा हथियार निकालने लायक ही नहीं रहा। तुम्हारे दूसरे हाथ की हथेली मुट्ठी में बदली और 1000 हाथियों की ताकत के साथ सीधे उसके पेट में जा धंसी। इसके तुरंत बाद तुमने एक जोरदार अपरकट जमाया। धमाका धमाका। तांग सांड को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। पेट का भयंकर दर्द सीधे उसके दिमाग तक पहुंचा और अगले ही पल उसकी ठोड़ी पर ऐसा हमला हुआ कि मुंह में खून का स्वाद भर गया और उसका एक सामने वाला दांत खून के साथ हवा में उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। तुमने एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ी और कचरे की तरह घसीटकर दूर फेंक दिया, जहां वह दई मुबाई के ऊपर जाकर गिरा। इस वक्त पूरा आंगन श्मशान जैसा शांत था। दई मुबाई का चेहरा सूजकर नीला पड़ चुका था। मां होंगजुन अपना निचला हिस्सा पकड़े जमीन पर तड़प रहा था और तांग सांड का एक दांत गायब था। पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। ओस्कर बिना किसी खरोंच के सुरक्षित खड़ा था और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने के बजाय भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वह कोई कॉम्बैट सोल मास्टर्स नहीं था और न ही उसने कभी किसी का अपमान किया था, वरना उसका हाल भी इनसे अलग नहीं होता। तुम मैदान के बीचों बीच खड़े थे। तुम्हारे शरीर पर मौजूद डार्क गोल्डन कवच धीरे धीरे गायब हो गया। तुमने अपने हाथों को ऐसे झाड़ा मानो अभी अभी बस कुछ मक्खियां मारी हों। तुम मुड़े और हक्के बक्के खड़े जाओ। वुजी की तरफ देखकर हाथ फैलाए। जाओ वुजी, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। जाओ वुजी। अपने 3 स्टूडेंट्स का यह भयानक और दर्दनाक हाल देखकर गुस्से से कांप रहा था। वह दांत पीसते हुए बोला, तुमने तो जानबूझकर बदला लिया है। तुम ठंडे लहजे में मुस्कुराए। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि आत्मा गुरुओं की दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती है? तुम्हारे स्टूडेंट्स में ताकत नहीं थी और वे हार गए, तो इसमें किसका कसूर? जाओ। वुजी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे। वह बिल्कुल निरुत्तर हो गया। आंगन में हल्की धूल और खून की गंध फैली हुई थी। कुछ देर पहले जहां शोर शराबा मचा हुआ था, वहां अब बस कुछ लोगों की भारी और हांफती हुई सांसों की आवाजें आ रही थीं। निंग रोंग रोंग आंखें फाड़े यह सब देख रही थीं। जब तुमने हाथ झाड़कर मामला शांत किया, तब जाकर वह होश में आई। उसने तुरंत शियाओ वू की बांह पकड़ी और उसकी आंखों में बिना किसी छिपाव के जलन और तारीफ की चमक कौंध गई।
श्याओवू, तुम्हारी किस्मत तो हद से ज्यादा अच्छी है। आसमान से इतना हैंडसम होने वाला पति गिर पड़ा, वो तो ठीक है, पर इसकी ताकत भी इतनी भयानक है। तांग सान और दई मुबाई मिलकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाए। श्याओ वू के गालों की लाली अभी तक उतरी नहीं थी और अब वे और भी ज्यादा तपने लगे। उसने हल्के से अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की। रोंग रोंग, तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? किसने कहा कि वह मेरा पति है? भले ही वह मुंह से ऐसा कह रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपने आप ही मैदान में खड़ी उस डार्क गोल्डन परछाई की तरफ उठ रही थीं। निंग रोंग रोंग ने मुंह पर हाथ रखकर ठाका लगाया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आई और वह उसे जबरदस्ती छेड़ने लगी। क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो किसी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया था। खैर, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है, तो क्या तुम अपने इस मंगेतर को मुझे दे सकती हो? उसके ये कहते ही शियाओ वो सन्न रह गई। यहां तक कि पास में खड़ी बर्फ की तरह ठंडी झू झूचिंग ने भी जरा सा मुड़कर देखा और उसकी आंखों के कोने में भी एक न छुपा पाने वाली ईर्ष्या तैर गई। आखिर तुमने अभी अभी जो ताकत और रुतबा दिखाया था, वह सच में बहुत ज्यादा चमकदार और असरदार था। खासकर झू झूचिंग, वह किसी भी दूसरे इंसान से बेहतर समझती थी। एक तरफ उसका अपना तयशुदा मंगेतर दई मुबाई था, जो जिम्मेदारी से भागता था और अय्याशी करता था, और दूसरी तरफ तुम थे, बेहद ताकतवर, भरोसेमंद और डटकर खड़े रहने वाले। दोनों का फर्क जमीन और आसमान जितना बड़ा था। श्याओ वू का दिल एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत दोनों हाथों से निंग रोंगरोंग की बांह को कसकर जकड़ लिया और अपने गाल फुलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं रोंगरोंग, अगर तुम्हें चाहिए तो अपने लिए खुद ढूंढो, ये मेरा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। वह इतनी तेजी से और घबराहट में बोली कि उसकी आवाज में साफ तौर पर एक हक जताने वाला अंदाज छलक रहा था। बात पूरी करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसका चेहरा एक झटके में पूरी तरह लाल हो गया और उसका मन किया कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। निंग रोंगरोंग तो हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। उसने शियाओ वू के कान के पास जाकर चुटकी ली। अरे वाह, अभी तो कह रही थी कि पति नहीं है। जरा अपनी घबराहट तो देखो, लगता है तुमने इस पति को पूरी तरह अपना मान लिया है शियाओ वू। शियाओ वू शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। वह बस चुपके से अपनी पलकें उठाकर तुम्हारी तरफ तिरछी नजर से देखने लगी। तुमने शियाओ वू की उस चोरी छिपे देखती हुई नजर को तुरंत भांप लिया। तुम्हारे होंठों के कोने पर एक बेहद हल्की दिलकश मुस्कान तैर गई। इसके बाद तुमने अपनी पूरी सोल पावर को समेटा और आगे बढ़ने लगे और उन लोगों के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए जिनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और हालत खस्ता थी। तुमने जरा माफी मांगने वाले लहजे में कहा, सच में बहुत माफ कीजिएगा। मैं सालों से बंद कमरे में साधना कर रहा था और लोगों से मुकाबला करने का मौका कम ही मिला। अभी अचानक हाथ छूट गया और मैं अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाया। आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? दई मुबाई ने एक ऐसी मुस्कान निकालने की कोशिश की जो रोने से भी बदतर लग रही थी। नहीं, कोई बुरा नहीं माना, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ तांग सांड का खून खौल रहा था और वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। तुम हल्का सा मुस्कुराए। खैर, मैं दिल का बहुत दयालु हूं, मुझसे दूसरों को खून से लथपथ देखना बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ स्वानमिंग पंथ की कुछ खानदानी गुप्त दवाइयां हैं जो मेरे पिताजी ने खास तौर पर बनवाई हैं। ये चोट और अंदरूनी थक्कों को तुरंत ठीक करती हैं। तुम सब एक एक गोली खा लो, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। कहने को तो वह खानदानी गुप्त दवाई थी, पर असल में वह बाजार में मिलने वाली बेहद आम और साधारण सी खून रोकने वाली गोलियां थीं, जो एक कॉपर कॉइन में पूरा डिब्बा मिल जाती थीं। इससे पहले कि वे तीनों कुछ समझ पाते, तुम दई मुबाई के पास गए, उसकी ठोड़ी को दबोचा और गोली उसके मुंह में ठूंस दी। साथ ही तुमने प्यार से उसकी चिड़िया के घोंसले जैसे उड़े बालों को सहलाकर ठीक किया। दई मुबाई दर्द के मारे दांत किचकिचा कर रह गया, पर उसकी कांपने की भी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद तुम मां होंगजुन के पास पहुंचे, जो अपने निचले हिस्से को पकड़े दर्द से पीला पड़ा हुआ था, और उसके मुंह में भी एक गोली ठूंस दी। आखिर में तुम उस तांग सांड के सामने आए जिसका एक सामने वाला दांत गायब था और जिसकी आंखों में नफरत और खौफ की मिलीजुली आग जल रही थी। तुम थोड़ा नीचे झुके और सिर्फ तुम दोनों के सुनने लायक धीमी जहरीली आवाज में फुसफुसाए, तांग भाई, इन पिछले कुछ सालों में मेरी शियाओ वू का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, आगे से शियाओ वू का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। इतना कहकर तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी गोली उसके मुंह में ठूंस दी और थप्पड़ जैसी थपकी से उसके गाल को सहलाया। थपकी न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत हल्की। बाहर से देखने वालों को लगा कि तुम दवा निगलने में उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन तांग सान के लिए यह किसी जबरदस्त अपमान से कम नहीं था। ये सब करने के बाद तुमने हाथ छाड़े और खड़े हो गए, मानो तुमने कोई बहुत मामूली सा काम किया हो। तुमने बुराई का बदला भलाई से दिया और इतना बड़ा दिल दिखाया। बाहर से देख रहे लोगों की नजर में इस सीन का बहुत ही जबरदस्त असर पड़ा। शियाओ वो तुम्हारी पीठ को देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर रही थी। जीतने के बाद भी इनमें जरा सा घमंड नहीं आया, बल्कि उल्टा उन्हें दवाई दे रहे हैं। माँ, क्या यही हैं वो मंगेतर जो आपने मेरे लिए चुने थे? ये तो सच में बहुत प्यारे हैं। निंग रोंगरोंग दई मुबाई का यह दर्दनाक हाल देखकर मन ही मन बेहद खुश थी। उसने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बिना नाम लिए ताना मारा, इसे कहते हैं असली बड़े खानदान की शराफत और रुतबा। मुकाबला खत्म हुआ तो बात खत्म। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो हारने के बाद भी मुंह फुलाए बैठे रहते हैं और अपनी हार स्वीकार ही नहीं करते। जुजुचिंग ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ का एक भाव साफ चमक गया। ताकतवर सूरमा तो उसने बहुत देखे थे, पर किसी को हराने के बाद भी इतना बड़ा दिल और तहजीब बनाए रखना सच में बहुत कम देखने को मिलता है। ये सब देखकर ओस्कर के दिल में जो थोड़ा बहुत गुस्सा उस रस्सी से बंधने के कारण था, वह भी पल भर में हवा हो गया। उसकी जगह गिल्ट ने ले ली। आखिरकार शुरुआत में गलती तो उन्हीं की थी। सामने वाले ने उन्हें हराया भी और फिर दवा भी दी। ऐसा बड़ा दिल देखकर वह तुरंत दौड़कर ये झिझियों के पास गया और गहराई से झुककर माफी मांगते हुए बोला, ये सीनियर, अभी हमसे जो भी बदतमीजी और गलती हुई उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं।
कृपया हम बच्चों की बातों का बुरा मत मानिएगा। ये जिचियो कोई छोटे दिल वाले इंसान तो थे नहीं, और वैसे भी ओस्कर ने थोड़ी देर पहले उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कही थी। अब जब उसने इतने दिल से माफी मांगी तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नौजवान लोग हो, गलती सुधार ली, बस यही काफी है। ये देखकर जाओ, वुजी का तवे जैसा काला चेहरा भी थोड़ा ढीला पड़ा। चाहे जो भी हो, सामने वाले ने उन्हें इज्जत से बात संभालने का पूरा मौका दे दिया था। अब वे खुद एक टीचर होकर अपनी थूक नहीं चाट सकते थे। उसने खांसते हुए दई मुबाई, मा होंगजुन और तांग सांड की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, अब अभी तक वहीं खड़े खड़े क्या मुंह ताक रहे हो? यंग मास्टर शू इतने बड़े दिल वाले निकले कि तुम्हें इलाज के लिए दवा दी, अब जल्दी जाकर ये सीनियर से माफी मांगो। वे तीनों इस वक्त गूंगे के गुड़ जैसी हालत में थे। दर्द से कराह रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह गोली मुंह में जाते ही पिघल गई थी और उसका कड़वा स्वाद पूरे मुंह में फैल गया था। उसमें कोई चमत्कारी असर तो नहीं था, लेकिन यह वह माफी का रास्ता था जिसे निगलना उनकी मजबूरी बन चुका था। दई मुबाई अपने पेट को पकड़े हुए था। मुस्की साशिकुरी मुज़म मा होंगजुन अपने निचले हिस्से को थामे था और तांग सांड अपने चेहरे के आधे हिस्से पर हाथ रखे हुए था। तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर घिसटते हुए ये झिझियों के सामने आए। उनके चेहरे शर्म और गुस्से से कभी नीले तो कभी सफेद पड़ रहे थे। उन्होंने अपने दांतों के बीच से घुटती हुई आवाज में कुछ शब्द निकाले। ये सीनियर, हमें माफी दे दीजिए, गलती हमारी ही थी। ये झिझियों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इन घमंडी छोटे दैत्यों को अपने सामने झुकाकर माफी मांगते देखना, यह एहसास किसी 10 जड़ी बूटियों वाले ताकतवर टॉनिक से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। इसके बाद ये जिचियो तुम्हारे पास आए, दो चार बातें की और अपने पिटे हुए अधमरे स्टूडेंट्स को समेटकर सराय के अंदर लौट गए। तुमने जोर से अपनी आवाज बुलंद की, शियाओ वू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत से सवाल और उलझने हैं, लेकिन आज रात बहुत देर हो चुकी है। मैंने बगल की स्टारडो सराय में एक कमरा बुक किया है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ ऊपर आ सकती हो। इतना कहकर तुमने उसके जवाब का इंतजार तक नहीं किया, मुड़े और सीधे चले गए। शियाओ वो अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रह गई। उसने शर्म से अपने नीचे के होंठ को दांतों में दबा लिया। उसके अंदर एक भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ इस अचानक आए अनजान रिश्ते को लेकर मन की उलझन थी, तो दूसरी तरफ तुम्हारे लिए दिल में उभरता हुआ वह अनजान सा अटूट भरोसा। शियाओ वू, तुम अभी भी यहां क्या सोच में पड़ी हो? जल्दी जाओ ना। निंग रोंगरोंग उसके कान के पास आई और आधी मजाक तो आधी उकसाने वाली आवाज में बोली, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम नहीं गई तो मैं सच में चली जाऊंगी। इतना शानदार मंगेतर एक बार हाथ से छूट गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। श्याओ वू तुरंत घबरा गई। उसने अपनी छोटी सी गुलाबी मुट्ठी भींची और उसके खरगोश जैसे कान एकदम सीधे खड़े हो गए। रोंग रोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस उकसावे ने आखिरकार उसका इरादा पक्का कर दिया। उसने निंग रोंगरोंग को एक घूरती हुई नजर से देखा, एक गहरी सांस ली और मुड़कर तांग सांड की तरफ बढ़ी। उस वक्त तांग सांड अपनी बांग से मुंह पर लगा खून बेतरतीब ढंग से पहुंच रहा था। उसकी आंखें जमीन को टकटकी लगाए घूर रही थीं, मानो उसकी आत्मा ही निकल चुकी हो। शियाओ वू उसके सामने झुकी। उसे यूं हिम्मत हारे और टूटे हुए हाल में देखकर उसका दिल थोड़ा सा पसीज गया, लेकिन उसकी आवाज में एक फैसला भी था। सान भैया, तुम मुझे दुआएं दोगे ना? तांग सांड का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उसके दिल को कसकर भींच लिया हो। दर्द इतना भयंकर था कि उसकी सांसें अटकने लगीं। दुआएं? एक तीखा सवाल उसके गले में हजारों बार घूमा, पर आखिरकार उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पाया। सही बात तो थी, वह सवाल पूछने वाला होता कौन था? सामने वाला इंसान तो कानूनन और पूरे हक के साथ उसका मंगेतर था, और वह खुद, वह तो बस एक बिना किसी नाम या हक का माना हुआ भाई था। दर्द, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था। अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे कीमती चीज को किसी और के हाथों छिनते हुए देखने की यह लाचारी उसे अंदर ही अंदर चीर रही थी। पल भर बाद उसने कांपते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। वह हमेशा की तरह प्यार से शियाओवू के सिर को या उसके उन प्यारे खरगोश जैसे कानों को सहलाना चाहता था, लेकिन शियाओवू ने अनजाने में ही अपनी गर्दन पीछे खींच ली और उसके हाथ से दूर हट गई। तांग सांड का हाथ हवा में ही अटका रह गया, बेहद शर्मिंदा और बेबस। सांड भैया, मुझे माफ कर देना। शियाओवू ने अपनी पलकें झुका लीं। उसकी आवाज में जानबूझकर एक दूरी और परायापन आ गया था। माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि अगर मैं किसी एक मर्द को अपना मान लूं तो फिर मुझे किसी दूसरे मर्द का छूना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस एक वाक्य ने तांग सांड के दिल में बची आखिरी उम्मीद और वहम को भी जड़ से काट फेंका। उसने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि नाखून हथेलियों में ढंस गए। बहुत मुश्किल से उसने अपने चेहरे पर रोने से भी बदतर एक मुस्कान लाते हुए बेहद भारी और फटी हुई आवाज में कहा, शियाओ वू, तुम ये क्या कह रही हो? सान भैया तुम्हें दुआएं क्यों नहीं देगा? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस तुम खुश रहो, वही काफी है। ये सुनते ही शियाओ वू के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान खिल उठी। चांदनी रात में वह मुस्कान चांदनी में बेहद मासूम लग रही थी, लेकिन तांग सांड के दिल में किसी जहरीले चाकू की तरह चुभ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सान भैया, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। शियाओवू को झट से खड़े होते और खुशी खुशी शू चिंगफेंग नाम के उस मर्द की परछाई की तरफ दौड़ते देख तांग सांड के पास अपनी उस नकली मुस्कान को बनाए रखने की जरा सी भी ताकत नहीं बची। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सूनी आंखों से आसमान में चमकते उस ठंडे चांद को घूरने लगा। आंसू उसकी आंखों से बहकर चेहरे के खून में मिलते हुए नीचे गिर रहे थे। आंगन में दई मुबाई दीवार के कोने में बेबस बैठा था और शियाओ वू को जाते हुए देखकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। माँ होंगजुन अभी भी
अपने निचले हिस्से को पकड़े दर्द से कराह रहा था। ऑस्कर ने चुपचाप तांग सांड की तरफ अपनी एक रिकवरी सॉसेज बढ़ाई, लेकिन तांग सांड ने हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया। छोटा सान, मत दुखी हो। ऑस्कर ने डर कर अपनी गर्दन पीछे खींच ली और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं आंगन के बाहर अंधेरे की आड़ में तुम रेलिंग से टिके आराम से खड़े थे और अंदर चल रहे इस दिल टूटने वाले अकेले नाटक को खामोशी से देख रहे थे। शियाओ वू को अपनी तरफ भागते आता देख तुम्हारे होंठों पर एक मुस्कान उभर आई। तुमने हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी सहजता से उसकी पतली कमर में हाथ डाल दिया। चलो चलें, मेरी छोटी सी मंगेतर। ठीक उसी समय अंधेरे के एक गुप्त कोने में काले चोगे में लिपटा हुआ एक गंदा मैला आदमी खामोशी से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। सराय के कमरे में मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी लहरा रही थी। चिंग, चिंगफेंग, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकती हूँ? शियाओ वू तुम्हारे ठीक सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां अपने कपड़ों के कोने को मरोड़ रही थीं। वह अभी भी इस सबकी पूरी तरह आदी नहीं हो पाई थी। बिल्कुल, तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं, तुम अभी बेझिझक पूछ सकती हो। तुम थोड़ा आगे की तरफ झुके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे ढूंढने में इतनी देर से क्यों आए? शियाओ वू ने अपने निचले होंठ को दांतों में दबाया। उसके दिल में यह उलझन काफी समय से अटकी हुई थी। मां के गुजरने को इतना वक्त हो गया, जब शादी बचपन से तय थी, तो तुम आज तक सामने क्यों नहीं आए? तुमने भी कुछ नहीं छुपाया और साफ साफ कहा। स्वानमिंग पंथ के हर चेले को ब्लड लाइन अवेकनिंग का एक मौका मिलता है। जब तक खुद की ताकत पर पूरा काबू न पा लिया जाए, तब तक किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। आखिरकार यह हमारे मार्शल सोल के विकास का मामला है। इसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। वैसे भी यह बात आज नहीं तो कल बतानी ही थी, तो तुमने अभी ही सारे पत्ते खोल देना बेहतर समझा। ब्लड लाइन अवेकनिंग? शियाओ वू ने अपनी आंखें मटकाई। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार यह शब्द सुना था। बिल्कुल, तुम खुद एक सोल बीस्ट हो, तो तुमने डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? मैंने अपनी मां से सुना था कि डामिंग के शरीर में अजोर ड्रैगन का खून है। शियाओ वू ने सिर हिलाया। जब उसकी मां ने दामिंग को बचाया था, तब दोनों ही उसके अंदर मौजूद ड्रैगन के खून को देखकर हैरान रह गए थे। इसी वजह से दामिंग बाद में सबसे आगे निकल सका और स्टार डोग्रेट फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर रक्षक बन पाया। यहां तक कि विशालकाय टाइटन जायंट ऐप भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। दिव्य पशुओं के खून की ताकत के किस्से उसने बचपन से सुने थे। तुमने थोड़ा रहस्यमयी अंदाज अपनाया। शियाओ वू, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह स्वानमिंग पंथ का सबसे बड़ा राज है। इसे सिर्फ मेरी आने वाली धर्मपत्नी ही जान सकती है। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यह किसी और को नहीं बताओगी। तुम्हारी इस बात से शियाओ वू का चेहरा झट से लाल सुर्ख हो गया। यहां तक कि उसके कान के पीछे की त्वचा भी गुलाबी पड़ गई। लेकिन उसका दिल शहद जैसा मीठा हो उठा। अपने मंगेतर द्वारा इस तरह का अटूट भरोसा पाना उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा खुशी दे रहा था। हम्म, मैं वादा करती हूं, हमारे स्वानमिंग पंथ में दिव्य पशु स्वानवू का खून पीढ़ियों से चला आ रहा है। बस एक खास वजह से हर चेले को एक ब्लड लाइन सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, तभी उसके मार्शल सोल के पूरी तरह विकसित होने का मौका बनता है। पूरा सच और शर्त सुनने के बाद शियाओवू ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया और तुम्हें एक प्यारी सी घूरती नजर से देखा। दुनिया में ऐसा भी कोई मार्शल सोल होता है क्या? कितनी शर्म की बात है। शियाओवू, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब मुझे बता देना। तुम्हारी आवाज में बहुत संजीदगी थी। रक्त समारोह में मन का साफ और तैयार होना सबसे जरूरी है। जबरदस्ती फल मीठा नहीं होता। ठीक है। शियाओ वू को अभी डर लग रहा था कि कहीं तुम आज रात ही कुछ कर ना बैठो, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनते ही उसने राहत की सांस ली। तुम्हारे लिए उसके दिल में इज्जत और प्यार कई गुना और बढ़ गया। बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ। इतना कहकर तुम उठे और सोफे पर रात गुजारने का नाटक करने लगे। शियाओ वू ने घबराकर तुम्हें तुरंत रोक लिया। उसका चेहरा तो शर्म से लाल था, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, वो बिस्तर पर ही थोड़ा सा एडजस्ट एक साथ कर लें क्या? तुमने थोड़े संकोच का नाटक किया। ये सही रहेगा क्या? तुम्हारे मुंह से यह बात निकलते ही शियाओ वू ने उल्टा उल्टा उसे अपने इतने साहसी होने पर पछतावा होने लगा। लेकिन बात मुंह से निकल चुकी थी, इसलिए उसने नखरे दिखाते हुए और जबरन गुस्सा नाटक करते हुए कहा, जब मुझे एक लड़की होकर डर नहीं लग रहा, तो तुम्हें किस बात का डर है? ठीक है फिर। तुमने चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आने दिया, पर दिल ही दिल में तुम्हारी बांछें खिल गईं। जब इतनी खूबसूरत, नरम और महकती हुई लड़की साथ सोने को तैयार हो, तो भला कौन सख्त सोफे पर लेटना चाहेगा? जैसे ही तुम दोनों बिस्तर पर आए, शियाओ वू ने बड़े गंभीर अंदाज में तुम दोनों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी लहराते हुए चेतावनी दी, सुनो, ये बीच की सीमा है। इसे पार करने की गलती मत करना, समझे? हाँ जी बिल्कुल। तुमने हंसकर उसकी बात मानी और फिर करवट बदलकर अपनी सोल पावर को साधना शुरू कर दिया। शियाओ वू करवट लिए तुम्हारे शांत और ध्यान मग्न चेहरे को घूर रही थी। उसके दिल में अजीब सी निराशा और थोड़ी अकुलाहट हुई। उसने मन ही मन में बुदबुदाया, यह बंदा तो सच में सिरफिरा ट्रेनिंग पागल है। क्या मेरे अंदर इसके लिए जरा सी भी कशिश नहीं है? फिर अचानक उसे अपनी ही सोच पर शर्म आ गई। उसने झट से अपना सिर हिलाया और उसके गाल गर्म हो गए। अरे यार शियाओ वू, तू ये क्या सोच रही है? वो तुम्हारा मंगेतर है। जैसे जैसे रात गहरी हुई और मोमबत्ती का उजाला बुझ गया, शियाओ वू अपनी खींची हुई सारी सीमाएं और नियम पूरी तरह भूल चुकी थी। तुमने अपने शरीर के अंदर आत्मा ऊर्जा का एक बड़ा चक्र पूरा किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए तुम्हारी सांसें थम गईं।
वह न जाने कब करवट बदलकर पूरी तरह तुम्हारे करीब आ चुकी थी। उसकी वे लंबी सुडौल टांगे बिना किसी रुकावट के तुम्हारी कमर से लिपट चुकी थीं। उसकी गुलाबी सफेद जुराबों के ऊपरी हिस्से ने जांघों की नरम त्वचा पर एक हल्का सा निशान बना दिया था, जो मध्यम रोशनी में मोम सा चमक रहा था। जुराबों से ऊपर की खुली रंगत बर्फ जैसी सफेद और चमकदार लग रही थी। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर हल्की सी लाली थी। सांसें बहुत शांत और गहरी चल रही थीं और उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुले हुए थे, जैसे कोई ताजा ताजा बना हुआ नरम मीठा मावे का मलाईदार पेड़ा तुम्हारे सामने बेफिक्र पड़ा हो। भला इस नजारे के सामने कौन अपने मन पर काबू रख पाता। तुम्हारा गला सूख गया। तुमने अपने अंदर उठती हुई तपन को जैसे तैसे दबाया और बहुत सावधानी से उसकी उन लंबी टांगों को अपनी कमर से हटाया। ऊपर से उसे रजाई उड़ा दी। तुम्हें सच में डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारा खुद पर से काबू न छूट जाए और तुम इस खुद चलकर आई नन्ही खरगोश को अभी का अभी निगल न जाओ। हालांकि ये सब आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन कम से कम आज नहीं। जिस दिन वह तुम्हें पूरी तरह सच्चे दिल से स्वीकार कर लेगी, उस दिन यह रक्त समारोह करना न केवल तुम्हें स्वानवु का पूर्ण रूप से साक्षात्कार कराएगा, बल्कि वह हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। और साथ ही तुम्हें दामिंग और एयरमिंग जैसे दो भावी टाइटल डुलुओ स्तर के रक्षक और साथी भी मिल जाएंगे। इन सब विचारों के भंवर के बीच अचानक एक भारी और फटी हुई आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, लड़के बाहर निकल। एक ही पल में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी खतरे को भांपकर शरीर का स्वाभाविक रिएक्शन था। कोई बेहद ताकतवर दुश्मन आ चुका था। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में इंसानों में इतना खतरनाक इंसान सिर्फ एक ही हो सकता था, तांग हाओ। ये बात समझ आते ही घबराने के बजाय तुम और शांत हो गए। तुमने आराम से अपने कपड़े पहने, कमरे से बाहर निकले और चांदनी रात में उस आवाज की तरफ बढ़ गए। सराय के आंगन में काले चोगे में लिपटा एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और मैली क्वैली हालत, उसमें हाउतियन डोलुओं का रत्ती भर भी रोब नहीं दिख रहा था, बल्कि वह किसी भिखारी जैसा लग रहा था। लड़के, उस लड़की से दूर हो जा। आज तुमने मेरे बेटे को जो पीटा है उसे मैं अनदेखा कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। तुमने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा बेटा 4 लोगों के साथ मिलकर भी अकेले मुझसे नहीं जीत पाया। ताकत में कमजोर निकला सो निकला। अब तुम किस मुंह से यहां दादागिरी दिखाने चले आए? तुमने बात जारी रखी। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, दूसरे लोग तुमसे डरते होंगे, पर हमारा स्वानमिंग पंथ तुमसे नहीं डरता। हमारे पंथ में 4-4 शीर्षक डोलुओं हैं। हमारे पंथ प्रमुख शूगे लेवल 95 पर हैं, परम बुजुर्ग शूशान लेवल 97 पर हैं और लेवल 98 की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य बुजुर्ग शू झांगबो लेवल 94 पर हैं और दूसरे बुजुर्ग शी नानहाई लेवल 93 पर हैं। हर एक का मार्शल सोल स्वानवु है, जो दिव्य पशु का खून जागने के बाद अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। तांग हाओ ने अपने दांत भींचे। वहां का माहौल एकदम बर्फ की तरह जम गया, मानो वह तुम्हारे कहे एक एक शब्द का सच नाप रहा हो। उसे हिडन सेक्ट्स की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। बस इतना याद था कि बरसों पहले जब उसके दादा तांग चेन जिंदा थे, तो उन्होंने कहा था, दुनिया में ऐसे कई गुमनाम सूरमा हैं जो बाहर नहीं आते। जब तक बेहद जरूरी ना हो, उनसे दुश्मनी मत मोल लेना। तुम बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। तुम्हें अच्छे से पता था कि तांग हाओ हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी कमजोरी सिर्फ तांग सांड नहीं, बल्कि पूरा क्लियर स्काई सेट था। वह अपने पंथ का पहले ही बहुत नुकसान कर चुका था और इस नए पंगे की वजह से अपने पंथ पर एक और तबाही नहीं लाना चाहता था। कुछ देर बाद तांग हाओ ने एक ठंडी सांस छोड़ी। आखिरकार उसने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने घूरते हुए कहा, लड़के, बेहतर होगा कि तुम उस लड़की की हर पल हिफाजत करो। मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। जैसे ही तुम्हारा ध्यान जरा सा भटका, मैं उसे उठाकर ले जाऊंगा। तुमने भी जरा सा डील नहीं दी और तुरंत पलटकर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बस यह याद रखना कि अगर तुम्हें अपने पूरे हाउतियन पंथ का कत्लेआम मंजूर हो, तभी हाथ लगाना। ऐसे लोगों के सामने झुकना बेवकूफी होती। जितना झुकोगे, वे तुम्हें उतना ही दबाएंगे। तांग हाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक शीर्षक डोलुओं के स्तर की आत्मा ऊर्जा उसके चारों तरफ भयानक तरीके से फटने लगी। लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हिम्मत क्या होती है, देखना चाहोगे? मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता। तुमने भी आंखें तरेरी। लेवल 97 के अपने दादाजी को तुमने बचपन से देखा था, तो फिर इस जख्मी और लेवल 95 वाले तांग हाओ से डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अचानक एक काली परछाई धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। ये कोई और नहीं बल्कि स्वानमिंग पंथ द्वारा तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया गार्डियन शीजिलिन था। हालांकि उसका जलवा केवल सोल सेंट के स्तर का था, लेकिन तांग हाओ के सामने खड़े होकर उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। जनाब, बेहतर होगा कि आप कोई गलत कदम न उठाएं। चिंगफेंग हमारे पुराने पंथ प्रमुख के पोते हैं और स्वानमिंग पंथ के होने वाले युवा मालिक भी। तांग हाओ ने शीजिलिन पर एक सरसरी नजर डाली और मन ही मन में हक्का बक्का रह गया। एक बॉडीगार्ड तक सोल सेंट के लेवल का है। लगता है स्वानमिंग पंथ की ताकत सच में अथाह और बेहद रहस्यमयी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़के, मैं तुम लोगों को याद रखूंगा। तांग हाओ ने 3 बार बहुत बढ़िया कहा। उसका चेहरा झलकर कढ़ाई की कालिख जैसा काला पड़ चुका था। इसके तुरंत बाद वह मुड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। जब तांग हाओ पूरी तरह से वहां से चला गया, तो तुम्हारी टांगें ढीली पड़ गईं और तुम लगभग जमीन पर गिरने ही वाले थे। शी जिलिन ने झट से आगे बढ़कर तुम्हें संभाला। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। उसका बेटा हार गया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ों की तरह डराने चला आया। नीच इंसान। यंग मास्टर, क्या इस बात की खबर पंथ प्रमुख को देनी चाहिए? तुमने सिर हिलाया। शी झिलिन ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं तुम अपनी अकड़ में आकर पंथ प्रमुख को बताने से मना ना कर दो। यंग मास्टर, क्या आप कल भी उन लोगों के साथ स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट जाएंगे?
बिल्कुल जाऊंगा। तो फिर इस मामले के सुलझने के बाद ही मैं वापस जाकर पंत प्रमुख को खबर दूंगा। नहीं, तुम अभी के अभी वापस जाओ। यंग मास्टर, अगर मैं अभी चला गया तो आपका क्या होगा? शी जिलिन का चेहरा हिचकिचाहट से भर गया। आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट खतरों से भरा पड़ा था। केवल तुम्हारी बात तो दूर, अगर उसके जैसा एक सोल सेंट भी साथ हो, तब भी कोई पूरी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। श्रेक एकेडमी के इस दौरे में सबसे बड़े खतरे बस दो ही थे। एक टाइटन जाइंट ऐप और दूसरा मैनफेस्ट स्पाइडर। अब जबकि शियाओवू के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका था, तो टाइटन जाइंट ऐप तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। रही बात उस 1000 साल पुराने मैनफेस्ट स्पाइडर की, तो उससे तुम्हें कोई डर नहीं था। वैसे भी तुम्हारे रुकने का असली मकसद ही उस मकड़ी की एक्सटर्नल सोल बोन को हासिल करना था। शी जिलिन के चेहरे पर अभी भी चिंता देखकर तुमने अपनी बात बदली। अगर तुम्हें फिर भी चैन नहीं मिल रहा तो जाकर जाओ वूजी से बात कर लो। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ ऊपरी कमाई करने का मौका हाथ से जाने देगा। ठीक है, फिर जाओ। वूजी को अनमूवेबल ब्राइट किंग कहा जाता है। यंग मास्टर की सुरक्षा के लिए वह काफी होना चाहिए। शी जिलिन ने आखिरकार अनमने मन से हामी भरी, पर उसके मन में अभी भी एक सवाल कौंध रहा था। झाओ वुजी भी तो आखिर एक सोल सेंट ही है, क्योंकि चंद सोल कॉइन्स के लालच में आकर वह यंग मास्टर का बॉडीगार्ड बनने को तैयार होगा। अगली सुबह तुम अभी गहरी नींद में सो ही रहे थे कि अचानक पलकों पर सुबह की हल्की धूप की गर्माहट महसूस हुई। इसके तुरंत बाद एक हल्का सा ठंडा और नरम हाथ तुम्हारी बांह को धीरे से हिलाने लगा। चिंग फिंग, उठो ना। तुमने अलसाई आंखों से अपनी पलकें खोली। सामने देखते ही शियाओ वू का वह खूबसूरत और थोड़ी शर्म से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसके हाथ में गहरे रंग की अनोखी नक्काशी वाली लाल चंदन की कंघी थी। कंघी के दांत सुबह की धूप में एक प्यारी सी बैंगनी चमक बिखेर रहे थे। साफ दिख रहा था कि यह कोई आम कंघी नहीं थी। मेरे बाल बना दो ना, प्लीज। श्याओ वू की आवाज बहुत ही नरम और प्यारी थी, और उसकी आंखों में ढेर सारी उम्मीद तैर रही थी। तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह से जागा नहीं था, तो तुमने बस अनजाने में ही हूं कर दिया। ये सुनते ही शियाओ वू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बड़े प्यार से मुड़ी और शीशे के सामने तुम्हारी तरफ पीठ करके बैठ गई। उसने अपनी आंखें मूं लीं और उसकी लंबी पलकें हल्के से कांपने लगीं। शीशे में दिख रहे उसके उस शांत और मासूम चेहरे को देखते हुए तुमसे नींद का नशा एक ही पल में काफूर हो गया। तुमने हाथ में वो भारी लाल चंदन की कंघी थामी और बहुत ही प्यार से, बेहद हल्के हाथों से उसके रेशम जैसे लंबे, घने और काले बालों को संवारने लगे। कंघी की अनगिनत मुलायम ताने बालों से यूं फिसल रही थीं, मानो कोई मखमल का कपड़ा सरक रहा हो। शियाओ वू ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। वह पीछे से मिलती हुई उस मासूम गर्माहट और सहलाते हाथों के दुलार को महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी बंद आंखों के कोनों से अनजाने में ही आंसू की एक साफ बूंद ढुलक पड़ी और बिना किसी आहट के उसके बालों में कहीं गुम हो गई। पुरानी यादों का भंवर उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। माँ, ये कंघी कितनी खूबसूरत है ना। दुनिया में बैंगनी रंग की लकड़ी भी होती है क्या? पगली बच्ची, ये चंदन की खास लकड़ी है, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। आज मैं यह तुम्हें दे रही हूं। आगे चलकर जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिसे तुम अपने पूरे दिल से चाहो, तो उससे कहना कि वह इस कंघी से तुम्हारे बाल बनाए। एक औरत के बाल उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द संवार सकता है। मेरी दुआ है कि एक दिन तुम्हें भी अपनी जुल्फें सौंपने के लिए सही इंसान मिल जाए। तब एक गर्म आंसू फिसलकर सीधे तुम्हारे हाथ की पीठ पर गिरा। तुम्हारे हाथ वहीं रुक गए। तुमने धीमी आवाज में पूछा, शियाओ वू, तुम रो क्यों रही हो? न नहीं तो कुछ नहीं। शियाओ वू ने घबराकर झट से अपनी आंखें खोलीं और पलकें झपकाकर आंसुओं को वापस अंदर धकेल दिया। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसके लंबे बाल बेहद करीने से संवर चुके थे। वह शीशे में अपनी ही बदल चुकी सूरत को देखकर दंग रह गई। शीशे में दिख रही लड़की अब पहले जैसी साधारण छोटी वाली शियाओ वो नहीं लग रही थी। उसके बाल एक बहुत ही शानदार, स्मार्ट और ऊंची पोनीटेल में बंध चुके थे। कान के पास से लटकती बालों की कुछ आवारा लटें उसकी निखरी सूरत को और भी हसीन बना रही थीं। चेहरा ऐसा साफ सुथरा दिख रहा था मानो बारिश के बाद खिली हुई कोई ताजा कली हो। बिना किसी बनावट या मेकअप के भी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी लग रही थी। चिंगफेंग, मैं मैं अभी कैसी लग रही हूं? खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हारी आवाज में एक सच्ची तारीफ की चमक थी, कोई झूठा दिखावा नहीं। तुमने कंघी को साइड में रखा और तुम्हारी उंगलियां अनजाने में ही उसके कान के पास लटकती जुल्फों को छू गईं। शियाओवू के होंठों पर एक खिलखिलाती मुस्कान फैल गई, मानो सूरजमुखी का फूल अचानक से खिल उठा हो। लेकिन अगले ही पल वह जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसके गुलाबी होंठ खुद ब खुद दांतों तले दब गए। उसने मुड़कर तुम्हें तिरछी नजरों से देखा और थोड़ी घबराती हुई बोली, चिंगफिंग, मुझे तो तुम्हारे हाथ बहुत सधे हुए लग रहे हैं। क्या तुम पहले भी अक्सर दूसरी लड़कियों के बाल संवारते थे? तुम्हें हंसी आ गई। तुमने अपनी उंगली से उसके साफ सुथरे माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई। फालतू बातें मत सोचो, बचपन में अक्सर अपनी मां के बाल बनाता था, बस करते करते हाथ साफ हो गया। अरे, तो यह बात थी। शियाओ वू की आंखों का शक एक ही पल में हवा हो गया। उसने चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। जब तुम दोनों हाथ में हाथ डाले नीचे उतरे, तो सराय के हॉल में श्रेक सेवन डेविल्स पहले से ही मेज के चारों तरफ बैठे हुए थे। उनके सामने गरम गरम दलिया रखा था, पर किसी का भी खाने का मन नहीं था। सभी की आंखें तुम दोनों के जुड़े हुए हाथों पर आ टिकी थीं। उन आंखों में उत्सुकता थी, हैरानी थी, और तांग सांड के चेहरे पर तो जलन और गुस्से की आग साफ दिख रही थी। तुम्हें शियाओ वू के साथ इतने करीब से हाथ थामे देखकर तांग सांड के दिल में एक भयानक टीस उठी। उसका चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। नहीं,
मेरी शियाओ वो। दर्द। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है। निंग रोंगरोंग सबसे पहले उठी। किसी चटपटी खबर की महक पाकर वह शियाओ को खींचकर अपने पास ले आई और बेहद धीमी आवाज में उत्सुक होकर पूछने लगी, शियाओ, जल्दी बता, कल रात को सच में कैसा लगा? क्या दर्द होता है? मैंने सुना है कि पहली बार में खून भी निकलता है, क्या यह सच है? शियाओ बेचारी एकदम हैरान परेशान रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए पूछा, क्या? कैसा लगता है? दर्द क्यों होगा भला? निंग रोंगरोंग का चेहरा एक ही पल में लाल हो गया। उसने शर्म और चिढ़ के मारे अपने पैर पटके और आवाज को और धीमा करके बोली, अरे यार, वही, समझी नहीं क्या? कौन सा वही? शियाओ वो और भी ज्यादा उलझ गई। निंग रोंगरोंग को पहले तो लगा कि ये लड़की जानबूझकर सीधी बनने का नाटक करके उसे उल्लू बना रही है, लेकिन जब उसने शियाओ वू की उन एकदम साफ और बेकसूर आंखों में देखा तो उसे लगा कि यह सच में कुछ नहीं जानती। फिर उसने अपना दिल कड़ा किया, अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली निकाली और बाएं हाथ के अंगूठे वो उंगली से एक गोल घेरा बनाया। इसके बाद उसने अपनी उंगली को धीरे से उस घेरे के अंदर डालकर एक बहुत ही साफ और अश्लील इशारा कर दिया। अरे बुद्धू, यह शियाओवू, तुम सच में कितनी पगली हो। रोंगरोंग, तुम कितनी गंदी हो। शियाओवू के कान से लेकर गर्दन तक सब कुछ एक ही पल में सुर्ख लाल हो गया। शर्म और गुस्से के मारे उसने हाथ उठाकर निंग रोंगरोंग के कंधे पर एक हल्का घूंसा जड़ दिया। खुशकिस्मती से निंग रोंगरोंग की आवाज बहुत धीमी थी, जिसे सिर्फ पास में बैठी जू झुकियान ही सुन पाई थी। जू झुकियान ने भी शर्म के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और उसके कान के पीछे हल्की सी लाली छा गई। कुछ देर बाद निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाते हुए बेहद निराश होकर कहा, छे, इसका मतलब यह है कि पूरी रात तुम्हारे और शू चिंगफेंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ? मुझे तो लगा था। शियाओ वू ने नखरे से उसे घूरा। तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। निंग रोंगरोंग ने झट से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें न चाहते हुए भी थोड़ी दूर बैठकर आराम से दलिया पी रहे तुम्हारी तरफ उठ गईं। उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। ये बंदा कहीं उस मामले में नाकारा तो नहीं है? वह शियाओ वू के साथ कुछ समय तक एक ही कमरे में रह चुकी थी, इसलिए वह बहुत अच्छे से जानती थी कि शियाओ वू कितनी हसीन और लुभावनी है। उसकी उन लंबी सुडौल टांगों से तो खुद रोंगरोंग को भी जलन होती थी। अगर रोंगरोंग को लड़कियों में दिलचस्पी होती तो शायद वह खुद ही उस पर हाथ साफ कर देती। लेकिन तुम शियाओ वू के साथ एक ही बिस्तर पर पूरी रात सोए और फिर भी कुछ नहीं हुआ? निंग रोंगरोंग तुम्हें अफसोस और हमदर्दी भरी नजरों से छुप छुप कर देखने लगी। अफसोस? कितना बड़ा अफसोस है। कुदरत का करिश्मा है, ताकत जबरदस्त है, देखने में इतना हैंडसम है, पर अफसोस कि उस मामले में काम का ही नहीं है। अगर दलिया पी रहे तुम्हें पता चल जाता कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, तो तुम कसम खाते कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वह भी अपने जबरदस्ती वाले डंडे से सबक। रोंगरोंग, तुम फिर से क्या फालतू बातें सोच रही हो? शियावू ने जब उसे तुम्हारी तरफ टकटकी लगाई देखा तो तुरंत उसकी सोच में दखल दिया। कुछ कुछ भी नहीं। निंग रोंगरोंग चौंक गई और उसने झट से अपनी नजरें हटा लीं। नहीं हो तो बेहतर है, शियाओ वू ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। इतने दिनों के साथ में वह बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि बाहर से बेहद शरीफ और खानदानी दिखने वाली यह लड़की अंदर से पूरी तरह उबला हुआ जहरीला अंडा है, अंदर से पूरी पीली और गंदी। ठीक उसी समय जाओ, वुजी अपने दोनों हाथों को मलते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी और जबरदस्त मुस्कान थी जो जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान लग रही थी। यंग मास्टर शू, खाना कैसा रहा? अगर पेट भर गया हो तो क्या हम अब रास्ते पर निकलें? आखिरकार बड़े खानदान का शहजादा जो था, दिल कितना बड़ा था। सिर्फ एक बार का गार्ड बनकर साथ चलने के पूरे 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स दे दिए थे। ये उतनी रकम थी जितनी जाओ वूजी फ्लैंडर के पास 10 साल तक मजदूरी करके भी नहीं कमा सकता था। तुमने उसके आज के इस बर्ताव को देखा और फिर कल वाले रवैये को याद किया। तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा कल वाला वो घमंडी और बेबाक अंदाज ज्यादा पसंद आया था। क्या तुम वापस वैसे नहीं बन सकते? जाओ, वूजी का मुंह बन गया। बाप रे, बंदा पूरा मजा ले रहा है। उसने अपनी आधी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, और आज जब बड़ी मुश्किल से एक बार मुस्कुराकर बात की तो तुमने उसे इस तरह चुटकी ले ली। खैर, उसने इस बात को ज्यादा दिल से नहीं लगाया। जब सबने भरपेट खाना खा लिया तो वह मुड़कर सराय के बाहर निकला और पूरी ताकत से गरजा, सब लोग चलो रास्ते पर। फिर थोड़ा रुककर उसने आगे हिदायत दी, सुनो, जब हम स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट पहुंचेंगे तो मुंबई सबसे आगे रास्ता बनाएगा। सब अपनी आंखें और कान खुले रखना। स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट का बाहरी इलाका। यहाँ सदियों पुराने ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। धूप और छांव का खेल चल रहा था और हवा में नमी व सड़न की गंध घुली हुई थी। बीच बीच में दूर किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दे जाती, जिससे हर किसी की नसें तन जाती थीं। अभी इस जंगल के अंदर घुसे आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक झटके से एक लाल रंग की परछाई बिजली की तेजी से पेड़ों की टहनियों से झपटी। उसका निशाना टीम के किनारे पर चल रही जू झुकियान थी। वह लगभग 8 मीटर लंबी फेंगवेई कॉकट्रिस स्नेक थी। उसका पूरा शरीर आग जैसा लाल था और उसके सिर पर मुर्गे की कलगी जैसा लाल सुर्ख मांसल ताज चमक रहा था। उसकी आंखें बेहद ठंडी और खून की प्यासी थीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह झू झुकियान के मुंह के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी। झुकियान! दाई मुबाई जोर से चीखा। उसकी व्हाइट टाइगर बॉडी शील्ड तुरंत चमक उठी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वह बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच सकता था। इसी बेहद नाजुक पल में धड़ाक! एक जबरदस्त धमाका हुआ। झू झुकियान के ठीक सामने गहरे सुनहरे रंग का पानी का एक भयंकर सैलाब प्रकट हुआ।
उसने बिल्कुल सटीक निशाने के साथ उस सांप के 7 इंच नाजुक अंग पर जोरदार हमला किया। सांप का शरीर उस वार से टूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन वह पूरी तरह से चिथड़ों में नहीं बदला। वह बस जमीन पर बेजान सा आ गिरा और आखिरी सांसें गिनने लगा। तुमने अपना दाहिना हाथ वापस खींचा। तुम्हारी उंगलियों पर जमा गहरी सुनहरी सोल पावर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। तुमने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, सेकंड सोल स्किल ग्वैनमिंग बर्स्ट। आखिरी पल में तुमने अपनी ताकत को थोड़ा रोक लिया था, जिसकी वजह से यह नतीजा हुआ। सांप को एक ही झटके में अधमरा कर दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं ली गई। वह ठीक उस मोड़ पर था जहां वह बस मरने ही वाला था। इसके बाद तुमने अपने पैर से उस सांप के शरीर को हल्का सा धकेलकर ऑस्कर के सामने कर दिया और रूखेपन से कहा, लो, इसकी उम्र बिल्कुल सही है, लगभग 1200 साल। ये तुम्हारे लिए एकदम मुफीद है। ऑस्कर वहीं अपनी जगह पर भौचक्का खड़ा रह गया। उसने जमीन पर पड़ी उस बेहतरीन क्वालिटी की सोल रिंग को देखा, फिर नजर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा। वह पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस सोल बीस्ट को इतनी आसानी से उसके हवाले कर दोगे। थोड़ी दूर खड़ा जाओ वो जी। ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसके मन में ढेरों विचार चल रहे थे। उसे लगा था कि तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना सबसे मुश्किल काम होगा। कल तुमने तांग सांड को जिस तरह बेइज्जत किया था, उसे लगा था कि तुम आज भी सभी को ठंडी नजर से देखोगे। लेकिन किसे पता था कि तुम न केवल पुरानी बातें भूल जाओगे, बल्कि खुद आगे बढ़कर झू झुकियान को बचाओगे और ये कीमती सोल रिंग ऑस्कर को सौंप दोगे। ऐसा लगता है कि कल की पूरी गलती तांग सांड और उसके साथियों की ही थी। छोटे ऑस्कर, जल्दी से धन्यवाद तो कहो। झरझर रोने जैसा मन बनाकर खड़ा ऑस्कर अब अपनी सारी हिचकिचाहट भूल चुका था। जू झुकियान भी तुम्हारे पास आई। उसने अपनी शांत ठंडी आंखों को उठाकर बहुत गंभीरता से कहा, शुक्रिया। तुमने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा, मामूली सी बात है। लेकिन ये मामूली सी बात, शब्द जू झुकियान के कानों में बहुत भारी और मायने रखने वाले थे। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर तुमने वक्त पर वार न किया होता तो आज वह किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाती। बस अफसोस इतना था कि वे खुद इस वक्त तंगी में थी और तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने इस बात को खामोशी से अपने दिल में बिठा लिया। दूर खड़ा दाई मुबाई अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुआ था, यहां तक कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। लानत है, वह खुद से नफरत कर रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों थी। अगर अभी उसने कदम उठाया होता तो शायद जू झुकियान के साथ उसका जम चुका रिश्ता थोड़ा पिघल जाता। जैसे ही ऑस्कर उस सोल रिंग को सोखने की तैयारी करने लगा, दूर झाड़ियों से एक तीखी चीख सुनाई दी, किसने मेरे सांप पर हाथ लगाया। अभी आवाज हवा में गूंज ही रही थी कि दो साएं तेजी से उनकी तरफ लपके। सबसे आगे एक 15 से 16 साल की लड़की थी जिसने चमकीले हरे रंग के कपड़े पहने थे। उसका चेहरा बेहद निखरा हुआ था और हाथ में एक स्नेक ब्लेड था। ये मेंग येरान थी। उसके बगल में एक छड़ी थामे गंभीर चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत थी। वह चाओ त्यान श्यांग थी। मेंग ईरान की नजर जैसे ही जमीन पर तड़प रही उस अधमरी सोल रिंग पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाते हुए रोनी आवाज में कहा, दादी, इन लोगों ने मेरा सोल बीस्ट छीन लिया। चाओ त्यानशांग की नजरों ने पूरी भीड़ को छाना और आखिरकार झाओ वुजी पर आकर टिक गई। उसने भांपते हुए पूछा, मैं चाओ त्यानशांग हूं, क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं? झाओ वुजी के माथे पर बल पड़ गए और उसके मन में एक झटका लगा। उसने नहीं सोचा था कि सामने खड़ी औरत खुद स्नेक सीनियर निकलेगी। उसने जाओ वुजी ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, वरिष्ठ चाओ त्यानशांग, मैं झाओ वुजी हूं। चाओ त्यानशांग ने ठंडे लहजे में सवाल किया, वाह जाओ वुजी, वाह अचल मिंग राजा, तो तुमने मेरी पोती का सोल बीस्ट क्यों छीना? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम काफी देर से इसका पीछा कर रहे थे? झाओ वुजी मूल रूप से एक निडर और बेपरवाह इंसान था। ऊपर से उसने देखा कि यहाँ सिर्फ स्नेक सीनियर अकेली है, तो उसके मन में कोई डर नहीं था। वो बोला, आपकी ये बात गलत है। इस फेंगवेई कॉकेट्रेस स्नेक ने हमारे छात्रों पर खुद हमला किया था। यंग मास्टर शू ने वार करके इसे अधमरा किया। सोल वर्ल्ड का तो नियम है, जो पहले पहुंचे और जो पहले वार करे, माल उसी का। चाओ त्यानशांग ने ठंडी हुंकार भरी। अच्छा नियम है, अगर ऐसा है तो पुराने रिवाज के मुताबिक चलते हैं। दोनों तरफ के छात्र आपस में मुकाबला करेंगे, क्या ख्याल है? जाओ। वुजी ने सिर मोड़कर तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन तुमने अपनी पलकें तक नहीं उठाई, बस बेपरवाही से कहा, तुम्हारी जैसी मर्जी। चाओ त्यानशांग ने मुड़कर मेंग येरान से धीमी आवाज में कहा, येरान, तुम खुद चुनो, जो सबसे कमजोर लगे उसे चुनना। मेंग येरान की नजरें श्रेक साथ मॉन्स्टर्स की पूरी टीम पर एक एक करके घूमी और आखिरकार तुम पर आकर टिक गईं। सामने खड़ा लड़का गहरे सुनहरी पोशाक में था। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी साफ और गोरी थी और उसका अंदाज दुनिया से अलग ही दिख रहा था। भीड़ में वह सबसे अलग ही चमक रहा था। मेंग ईरान की नजर में यह लड़का दिखने में बेहद खूबसूरत था और उसकी नाजुक त्वचा देखकर साफ लग रहा था कि उसने धूप धूल में कड़ी ट्रेनिंग नहीं की है। पक्का ये कोई सिर्फ सजावट का खिलौना है, दिखने में सुंदर पर काम का जीरो। सो कमजोर को दबाना है तो इसी को चुनो। मैं इसे चुनती हूं। मेंग ईरान ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई और उसके होंठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। हेलो यंग मास्टर, मैं मेंग ईरान हूं। क्या मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? बगल में खड़े ऑस्कर की तो हंसी ही छूटने वाली थी। कमल है, सब पक्का हो गया। अब तो मेरी सोल रिंग 100% पक्की हो गई। बाकी सबने भी ऐसे देखा मानो कोई मुफ्त का शो देखने वाले हों। पूरी भीड़ में से तुमने उसी बंदे को चुना जिससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। अब तो बड़ा मजा आने वाला है। यह सुनकर तुमने आलस से सिर उठाया, उसे एक नजर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं शू चिंगफेंग हूं, मेंग मिस, जरा रहम फरमाइएगा। फिक्र मत करो, मैं हाथ हल्का ही रखूंगी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मेंग येरान अपना स्नेक ब्लेड थामकर तेजी से तुम्हारी तरफ झपटी। उसके हथियार की नोक से एक जहरीली सरसराहट की आवाज आ रही थी, मानो कोई सांप अपना भयानक मुंह फाड़े खून की महक के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो। हालांकि तुमने अपना मार्टियल सोल तक जाहिर नहीं किया।
तुम्हारे कदम दिखने में बेहद आसान और बेपरवाह लग रहे थे, लेकिन जब भी उसका वार तुम्हारे पास आता तुम हर बार बाल बाल बच निकलते। मेंग हीरान ने एक के बाद एक दर्जन भर हमले किए, लेकिन वह तुम्हारे कपड़ों का एक कोना तक नहीं छू पाई। मेंग हीरान जैसे जैसे हमला करती गई, उसका दिल बैठता गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। लानत है, क्या ये बंदा किसी मछली की तरह है जो हाथ ही नहीं आ रहा? इतना फिसल क्यों रहा है? अब और देर नहीं कर सकती, एक ही वार में खेल खत्म करना होगा। अभी वह सोच ही रही थी कि एक ही पल के लिए उसका ध्यान भटका, और उसी पल तुम हवा की तरह गायब होकर सीधे उसके पीछे प्रकट हो गए। तुमने अपने दाहिने हाथ की हथेली को चाकू की तरह बनाया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक हल्की सी थपकी दे दी। ढप! मेंग ईरान के मुंह से चीख तक नहीं निकली और वह बेजान होकर ढहाने लगी। तुमने बड़े करीने से हाथ बढ़ाकर उसे संभाला और फिर आराम से उसे चाओ त्यानशांग के पास ले जाकर थमा दिया। तुमने बेहद शांत आवाज में कहा, वरिष्ठ, मुकाबला खत्म हुआ। छाओ त्यानशांग का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से कभी नीला तो कभी पीला पड़ रहा था। उसके दिल में अजीब सी घुटन भर गई थी। नियम के मुताबिक मुकाबला उन्होंने ही मांगा था। और अगर तरीके की बात करें तो तुमने पूरे मैच में एक बार भी सोल स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी वक्त पर उसे कोई चोट भी नहीं पहुंचने दी, और यहां तक कि बेहोश होने के बाद भी एक जेंटलमैन की तरह संभाल कर उसके पास लाए। अब चाहकर भी वह अपना गुस्सा किस पर निकाले? गहरा सांस लेते हुए वह सिर्फ एक ठंडी हुंकार ही भर सकी। उसने अपनी पोती को संभाला, मुड़ी और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक घने पेड़ की छांव में मेंग गिरान को धीरे धीरे होश आया। होश में आते ही उसने घबराकर चारों तरफ देखा। जब उसने पाया कि वह फेंगवेई कॉकटेस स्नेक गायब हो चुका है, तो वह गुस्से में पैर पटकने लगी और उसकी आंखें नम हो गईं। मेरी सोल रिंग चली गई। चाओ तियानशांग ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, हिरान, इस बात के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकती। नियम हमने ही तय किए थे। जब हमारी ताकत कम पड़ी तो हार स्वीकार करनी ही होगी। मेंग ईरान ने अपने होंठ चबाते हुए बेहद दुखी और चिढ़ी हुई आवाज में कहा, ले लेकिन वह लड़का बहुत चालाक है। इतना ताकतवर होने के बावजूद एकदम मासूम बनने का नाटक कर रहा था, और मुझे कह रहा था कि हाथ हल्का रखिएगा। दादी, जब हम दादाजी से मिलेंगे तो उनसे कहकर उस लड़के को सबक जरूर सिखाना। ये सुनकर चाओ त्यानश्यांग की बूढ़ी धुंधली आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। वह अपनी पोती को ऊपर से नीचे तक ताकने लगी, जिससे मेंग ईरान का दिल घबराने लगा। दादी, आप आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? चाओ त्यानश्यांग के चेहरे पर अचानक एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। ईरान, तुम्हें क्या लगता है वह लड़का कैसा है? क्या कैसा है मतलब? मेंग ईरान चौंक गई। मेरा मतलब था कि वह बहुत तुम्हारा पति बने तो कैसा रहेगा? दादी, आप ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं? मेंग ईरान का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वह छिड़कर बोली, मैं उससे पहली बार मिली हूं, और तो और उसने मेरा सोल बीस्ट भी छीना है। चाओ त्यानशांग दांत निकालकर मुस्कुराई और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोली, पहली बार मिलने का मतलब यह तो नहीं कि किस्मत का कनेक्शन नहीं हो सकता। उस लड़के को तो देखो, सूरत में इतना शानदार, ताकत में बेहद खतरनाक और बर्ताव में इतना जेंटलमैन। मेरी नजर में तो वो मेरी ईरान के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। दादी, अगर आप ऐसे ही बेतुकी जोड़ियां बनाती रहेंगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेंग येरान ने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रुख मोड़ लिया, लेकिन उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा था। उसके दिमाग में अनजाने में ही तुम्हारा वह बेफिक्र और शांत अंदाज घूमने लगा। सचमुच वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उसकी ताकत भी बहुत अजीब स्तर की है। अरे नहीं नहीं, उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसके गाल आग की तरह गर्म हो रहे थे। वह खुद से सवाल करने लगी कि वह ऐसी बातें सोच ही क्यों रही है। दूसरी तरफ ऑस्कर पालथी मारकर बैठ गया और बाकी सभी की सुरक्षा के बीच फेंगवेई कॉकेट्रेस स्नेक की सोल रिंग को सोखने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अनूठी चमक कौंध गई। उसकी सोल स्किल बिल्कुल मूल कहानी जैसी ही थी। मशरूम सॉसेस, जिसे खाने के बाद 1 मिनट तक उड़ने की काबिलियत मिल जाती थी। एक फूड टाइप सोल मास्टर के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। सबने थोड़ा आराम किया और फिर से आगे बढ़ गए, लेकिन अभी वे ज्यादा दूर पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक पूरी की पूरी जमीन बुरी तरह कांपने लगी। धड़ाक! दूर से बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भयंकर आवाज आई, जिससे हजारों परिंदे सहम कर उड़ गए। इसके तुरंत बाद एकदम घोंट देने वाली खौफनाक हनक सैलाब की तरह चारों तरफ फैल गई। आसपास के सभी जंगली जानवर मानो दुनिया का अंत मानकर बदहवास होकर भागने लगे। आसमान के काले साए में अचानक दो बड़े बड़े लाल लालटेन चमकते हुए दिखे, पर जब गौर से देखा गया तो समझ आया कि वे कोई लालटेन नहीं, बल्कि एक विशालकाय बंदरनुमा सोल बीस्ट की आंखें थीं। गड़बड़ हो गई, ये तो टाइटन जाइंट ऐप है। झाओ वूजी का चेहरा पूरी तरह से फेंक पड़ गया। वह पूरी ताकत से चीखा, सब लोग तुरंत तितर बितर हो जाओ। अभी उसके शब्द हवा में ही थे कि झाओ वुजी ने सभी के लिए समय खरीदने के इरादे से सीधे अपनी सोल अवतार स्किल चालू कर दी। लेकिन उस विशालकाय काली परछाई के महज एक ही घूंसे ने झाओ वुजी को वापस उसके असली रूप में लपटका। तबाही मचाने वाले भयानक दबाव के साथ वह विशालकाय जीव जमीन पर आ गिरा। टाइटन जाइंट ऐप का शरीर आसमान और सूरज को ढकता हुआ लग रहा था। उसकी मोटी चौड़ी बाहें छाती पर घूंसे बरसा रही थीं, जिससे बहरा कर देने वाली धाड़ें गूंज रही थीं। झाओ वुजी का काम तमाम करने के बाद उसका निशाना इतना साफ था कि दिल दहल जाए। उसकी विशाल हथेली ने सभी के बचाव को हवा में उड़ाते हुए सीधे शियाओवू की तरफ रुख किया। शियाओवू! तांग सांड की आंखें गुस्से से बाहर आने को हो गईं। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास पागलपन में चारों तरफ फैलने लगी, लेकिन उस खौफनाक ताकत के सामने वह महज कागज के पन्नों की तरह फटकर बिखर गई। अगले ही पल शियाओवू को टाइटन जाइंट ऐप ने अपनी विशाल हथेली में दबा लिया। उस भीमकाय जीव ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और शियाओवू को लिए हुए एक टूटते तारे की तरह जंगल के पेड़ों के तनों को चीरता हुआ कुछ ही पलों में घने जंगल की गहराइयों में ओझल हो गया। शियाओवू!
तांग सांड खून के आंसू रोते हुए उसके पीछे भागने ही वाला था। उसकी आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो चुकी थीं और उसकी सोचने समझने की ताकत को अंधा आक्रोश निकल चुका था। उसने झटके से मुड़कर ऑस्कर की तरफ हाथ फैलाया और बेहद फटी हुई आवाज में चीखा, ऑस्कर, मुझे मशरूम सॉसेज दो, जल्दी। छोटे सांड, तुम उसके पीछे नहीं जा सकते, जाओ। वुजी ने तांग सांड के कंधे को दबोचकर रोक लिया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वह जंगल का राजा टाइटन जाइंट एप है। उसके पीछे जाना सीधे मौत के मुंह में कूदना है। श्याओ वो तो अब आगे के शब्द उसके मुंह में ही जम गए, लेकिन हर कोई समझ रहा था कि उसका क्या मतलब था। तांग सांड का पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। आंसू और पसीना एक साथ उसके गालों पर बह रहे थे। वह छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए चीखा, मुझे छोड़ो, मुझे शियाओ वू को बचाने जाना ही होगा। वह मर नहीं सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जब सब लोग इसी तरह आपाधापी और बहस में उलझे हुए थे, तभी एक बेहद शांत और बेफिक्र आवाज गूंजी, मैं उसके पीछे जाता हूं। तुम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आए। तांग सांड ने झटके से सिर घुमाया। जो मेरी